हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस क्लास गाइस। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। स्टार्ट किया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। अभी हम लोग करने वाले हैं इसकी थ्योरी यहाँ पे, और इस सेशन के तुरंत बाद होने वाला है इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो आई होप यू ऑल आर सो मच एक्साइटेड लाइक आई एम। चलिए तो कहानी की शुरुआत करें बेटा, है ना। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आइए, एनसीईआरटी जो एक गॉड बुक मानी जाती है नीट के प्रिपरेशन के लिए, हमने थोड़ा उसका टेस्ट डाल दिया है इस सीरीज के अंदर। बहुत जरूरी था एनसीईआरटी का टेस्ट थोड़ा डालना, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से बैठ के सॉल्व कर लिया, तो आपकी नीट लेवल की तैयारी हो जाती है। और आपने देखा भी होगा, 2019 का एग्जाम्पल ले लो, 2020 का एग्जाम्पल ले लो, बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिखते ही हैं, फिजिक्स में भी आपको दिखते हैं। और बेटा फिजिक्स हर जगह सेम है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी आपको करने चाहिए। जो एग्जाम्पल्स मुझे लगते हैं कि हमारे बच्चे को डेफिनेटली करनी चाहिए, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कराऊंगा। रिवीजन का तरीका थोड़ा सा ऐसा रखा है कि क्वेश्चन उठाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा। अगर बिल्कुल आप लोग तैयार हैं बेटा आगे बढ़ने के लिए, तो एक बार दिल बना दीजिएगा चैट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, है ना। फुल जोश के साथ बेटा, कोई जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। लंबी रेस के घोड़े हैं हम लोग, आराम से पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक बने रहना इस सेशन के, बहुत मजा आने वाला है। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है बेटा, जिसको आपको चार्ज करना है, लेकिन इसको टच नहीं करना है, जरा जरा टच मी नहीं करना है। अगर आप मेटल स्फीयर की बात करें तो शुरू में वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब हरगिज नहीं है कि इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। इसके पास पॉजिटिव भी हैं, इसके पास नेगेटिव भी हैं, दोनों बराबर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए ये कंडक्टर अपना शुरू में न्यूट्रल है। अगर इसको आपको बिना टच किए चार्ज करना है, तो जो मेथड यूज होता है उसको हम इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन में आप इसके पास एक चार्ज्ड कोई भी एलिमेंट लेके आइए। ये जो चार्ज्ड एलिमेंट है, मान लीजिए उसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, मान लेते हैं वो ऑलरेडी चार्ज्ड है। इसको लाके सिर्फ इस न्यूट्रल कंडक्टर के आसपास रखना होता है। अगर आप इसको आसपास रखते हैं तो क्या होता है, इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। बैकग्राउंड में गाना चलेगा, देखो चांद आया, चांद नजर आया। आप चांद देखते हो तो छत पे चले जाते हो ना, बस वैसा ही कुछ है। नेगेटिव चार्जेस को देख के पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ गए, और जो इसके अंदर के नेगेटिव्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो उससे रिपेल हो जाते हैं। तो नेगेटिव्स रिपेल होके बेटा इस तरफ आ जाते हैं। इसके बाद आप क्या करते हो, नेगेटिव शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कलर रेड है, रेड कलर आपको शायद नहीं दिख रहा है, माइनस इससे ड्रॉ कर लेता हूं येलो कलर से। इसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, इसको आप अर्थ कर देते हैं। इसको आप जैसे ही अर्थ करते हैं तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। आप सोचेंगे सर ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में क्यों नहीं गए कंडक्टर वाले। पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में नहीं गए क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट करके रखा है। ये सभी पॉजिटिव चार्जेस चांद की तरफ देख रहे हैं, इनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में। तो पॉजिटिव्स कहीं नहीं जाते, वो चुपचाप निहारते रहते हैं उस नेगेटिव चार्ज को। लेकिन ये नेगेटिव जो पहले ही रिपेल हो रहे थे इससे वैसे भी ये दूर जाना चाहते थे, इनको तो एक पैसेज मिल गया नीचे जाने का, ये अर्थ में चले जाते हैं। जैसे ही सारे नेगेटिव्स अर्थ में चले जाते हैं, अब अगर आप इस कंडक्टर को देखोगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ही बच चुके हैं, नेगेटिव्स अर्थ हो चुके हैं। यानी कि डरा के, धमका के, लालच देके आपने नेगेटिव चार्जेस को भेज दिया अर्थ के अंदर, पॉजिटिव्स को रख लिया। दिस इज हाउ आपने बिना टच किए इस कंडक्टर को चार्ज कर दिया। एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन में सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज जहां से नीट में सवाल आ सकता है, टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो आप ऑब्जेक्ट यहां पे लेके आए थे, ये इंसुलेटर होगा तो भी काम चल जाएगा, ये कंडक्टर होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ डराना धमकाना है, इसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पेन भी आप लेके चले जाओ जिसमें नेगेटिव चार्ज है, आपका काम हो जाएगा। बस आप क्या कर रहे हो, उन पॉजिटिव्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन नेगेटिव्स को रिपेल करने का काम कर रहे हो। तो इंडक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें, टच नहीं करना पड़ता है। और जो इंडक्टिंग के लिए जो आपने मटेरियल यूज किया है वो इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। डन एंड डस्टेड, बहुत बढ़िया सर। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, इस पे मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे मान लीजिए 7 माइक्रोकूलम चार्ज है, इनको कैसे चार्ज किया जाता है।
अगर दोनों ही कंडक्टर हुए तो कुछ नहीं करना है, जरा जरा टच मी कर देना, बस चिपका दो, दोनों को चिपका दो, चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज बेटा कंडक्शन। तो कंडक्शन में आपको टच कराना पड़ेगा, इंडक्शन में आपने देखा टच कराने की कोई जरूरत नहीं थी। कंडक्शन में क्या होता है, अगर ये दोनों सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर साइज के हैं, यानी कि कहा जाए तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर ये बेटा आइडेंटिकल है ना, तो ये चार्जेस को बराबर बराबर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन यहां पे एक्टिव हो जाता है। अगर आप देखेंगे दोनों बॉडीज पे जो टोटल चार्ज है, यहां पे 5 और यहां पे 7, दोनों का मिला जुला के 12 कूलॉम का चार्ज है, 12 माइक्रो कूलॉम का। अगर इनको एक बार टच कराया जाए और उसके बाद अलग अलग कर दिया जाए, टच करा के अलग कर दिया जाए, तो टोटल चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीजन, दे आर आइडेंटिकल। तो टोटल चार्ज 7 और 5 12 है। अब इसके पास 6 माइक्रो कूलॉम बचेगा, इसके पास भी 6 माइक्रो कूलॉम बचेगा। सर ये तो बात हो गई आइडेंटिकल की, आप कह रहे हैं आइडेंटिकल में दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सर अगर इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल, ऐसे क्वेश्चन सर नीट में देखे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन एम्स में देखे गए हैं कि वो आइडेंटिकल नहीं है। मान लीजिए पहले वाले का रेडियस R1 बोला गया, इस पे चार्ज जो है वो 5 माइक्रो कूलॉम है, दूसरे वाले का रेडियस बोला गया है R2, यानी कि अलग अलग रेडियस, दे आर नॉट आइडेंटिकल, इस पे चार्ज बोला गया है 7 माइक्रो कूलॉम। सर अगर मैं इनको टच करा दूं, दोनों कंडक्टर हैं, इनको अगर मैं टच करा दूं, कंडक्शन हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इनको अलग अलग करूंगा तो बताइए यहां पे फाइनल चार्ज कितना होगा और यहां पे फाइनल चार्ज कितना होगा, यानी कि Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा। बेटा यहां पे आपके पास दो अननोन है, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। दो इक्वेशन कौन कौन से होंगे जरा समझिए। पहला इक्वेशन होगा कि फाइनल टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड बी इक्वल टू 12 माइक्रो कूलॉम, यानी कि फाइनल इनिशियल टोटल चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड, ऐसा नहीं है कि आपने इन दोनों को चिपका दिया तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया या कोई नया चार्ज क्रिएट हो गया। जितना टोटल चार्ज पहले था इस सिस्टम के पास, बाद में भी टच कराने के बाद टोटल चार्ज सेम ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे बच्चों को क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइनल टोटल चार्ज बराबर इनिशियल टोटल चार्ज। दूसरी जो इक्वेशन बनती है, हालांकि अभी मैंने पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस नहीं किया इस सेशन में, बट वो बनती है दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट करके। अगर आप दो कंडक्टर्स को बच्चों आपस में चिपका देते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल इक्वेट किया जाता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी KQ1 डैश बाई R1, जो कि पहले वाले का पोटेंशियल हो जाएगा, बराबर दूसरे वाले का पोटेंशियल KQ2 डैश बाई R2। K और K कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज को डायरेक्टली कई बार ऐसे भी आपको बता दिया जाता है कि दूसरी इक्वेशन आती है Q1 डैश बाई R1 बराबर Q2 डैश बाई R2, यानी कि जो चार्ज का रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। अब आप अगर R1 और R2 गिवन है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं। ये केस हो गया नॉन आइडेंटिकल वाला, यानी कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, टच करा दिया गया तो चुपचाप दोनों चार्जेस को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। अगर वो नॉन आइडेंटिकल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहली है बेटा ये वाली, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज। दूसरी है बच्चों ये वाली जो पोटेंशियल को इक्वेट करके आता है। क्लियर है? दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें, दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सर ये तो समझ में आया, लेकिन अगर ऐसा हो कि पहला वाला भी अपना जो है वो इंसुलेटर ही है और दूसरी बॉडी भी अपनी इंसुलेटर ही है, दोनों के दोनों इंसुलेटर हैं, आप इनको कितना भी आपस में टच कराएं कुछ नहीं होने वाला है। आप इनको कितना भी आपस में टच कराएं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं, ये ससुरे इंसुलेटर हैं, ये चार्ज का ट्रांसफर अलाउ नहीं करते हैं टच कराने पे, यहां पे घिसना पड़ता है, यानी कि यहां पे बेटा रबिंग करनी पड़ती है। तो तीसरा मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज फ्रिक्शन। अगर आप इन दोनों को पकड़ के घिस दें, अगर आप इन दोनों को पकड़ के ऐसे रगड़ दें, तो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में निकल के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। बेटा जब आप घिसते हो, जब आप फ्रिक्शन करते हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर पॉसिबल होता है। रीजन इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो जब आप ऐसे रगड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से निकल के प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। इट विल नॉट कम आउट एट ऑल। जब आप दो बॉडीज को ऐसे रब करेंगे तो जो बाहर आएगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर शेल में रिवॉल्व कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। अब सोचिए जरा, फ्रिक्शन किया आपने, दो बॉडीज को रब कर दिया, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। पहले तो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर मात्रा में थे,
इसके इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, मतलब इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज बचा होगा, क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, कुछ नेगेटिव चार्ज इस बेचारे के कहीं और चले गए, तो इसके पास अब ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। लेकिन दूसरी वाली बॉडी के साथ ये हुआ कि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। पहले तो इसके पास भी प्लस और माइनस बराबर थे, तो ये न्यूट्रल था। अब इसके पास नेगेटिव्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी कि जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यहां पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है, बताइए किसका मास बढ़ जाएगा, किसका मास कम हो जाएगा? तो बेटा जाहिर सी बात है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं, जिसको कुछ एक्स्ट्रा मास मिलेगा इसी का मास तो बढ़ेगा, इसी का मास तो बढ़ेगा। लेकिन जिसके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, जिसको लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसका मास तो कम हो जाएगा। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो नेगेटिव बॉडी होती है ना, नेगेटिवली चार्ज, उसका मास बढ़ जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है उसका मास कम हो जाता है। इसको याद करने का एक लेम सा तरीका यह है, अभी अभी नया नया बनाया है, पसंद आए तो बताइएगा। अगर कोई इंसान कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसका मास कम हो जाता है, वो वेट लॉस करता है। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है, अगर कंडक्टर पॉजिटिव हो जाता है, समझ लीजिए बेचारा कोविड पॉजिटिव हो गया, तो इसका मास लॉस हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। ये सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपको कभी सोचना ना पड़े ज्यादा इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, किसका लॉस हुआ, किसको मिला। इतना नहीं सोचना चाहते हो तो जो कोविड पॉजिटिव हुआ उसका मास कम होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी जो पॉजिटिव हुआ उसका मास कम होगा, जो नेगेटिव हुआ उसका मास बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ है बेटा? क्लियर हुआ है बच्चों? यस यस यस। एक बार रिपीट करना है क्या इसको जल्दी से? इसको मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उसके पास अब पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे, और जिस बॉडी को ये इलेक्ट्रॉन्स मिले उसके पास अब नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन जिसको मिले वो नेगेटिवली चार्ज्ड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्योंकि इसने लॉस किया है तो इसका मास जो होगा वो कम हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो इसका मास बढ़ जाएगा। डन एंड डस्टेड। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, तो ये उसका डायग्राम था इंडक्शन वाले का जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का रिकैप हो गया पूरा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? हालांकि अगर ये सवाल आपके नीट एग्जाम में आता है तो ये लोग आपको ये भी बताएंगे कि कप ऑफ वाटर में कितना ग्राम वाटर लिया गया है। यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी का ये वैसा क्वेश्चन था एग्जाम्पल वाला। जनरली एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम वाटर आता है। ये कुछ भी हो सकता है, इसको अज्यूम नहीं किया जा सकता। अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो ये गिवन होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, कितने नेगेटिव चार्जेस हैं एक कप ऑफ वाटर में। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि 250 ग्राम का मतलब कितने मोल की बात चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसी भी गिवन सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। वाटर यानी कि H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद भी होना चाहिए, 18 ग्राम होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है बट उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो वो 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम होता है ना? मिलीग्राम गलती से लिख दिया मैंने, 18 ग्राम होता है। अब जितना भी मॉलिक्यूलर वेट है अगर वो 18 ग्राम है तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि कहने का मतलब वाटर के 1 मोल का कहने का मतलब है 18 ग्राम। जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा Na, नंबर एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10^23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, सुनिए ध्यान से। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है। जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ यू कैन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं Na। अगर बच्चों 18 ग्राम में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो बताइए 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 ग्राम में होंगे Na डिवाइडेड बाई 18, इतने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात है। तो 250 ग्राम में कितने होंगे? तो भैया 250 ग्राम में
Na डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 250। क्या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? एक बार जल्दी से देख लीजिए, आप ये केमिस्ट्री में भी करते हो मोल कॉन्सेप्ट में, और यहां पे भी इसकी जरूरत थोड़ी सी पड़ जाती है। तो एक बार रिपीट करते हैं। ये जो आपको वाटर दिया हुआ है H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग 1 मोल लिया जाता है, तो 18 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 1 मोल हो गया। 1 मोल में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो Na के बराबर होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। कहने का मतलब 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 250 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपको मिल गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन भूलिए मत, आपको क्या निकालना है? आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ गया, अब आप क्या करो, किसी एक मॉलिक्यूल में पता करो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव हैं। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, H2O है ना, इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो बताइए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे? इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 और 8 हो गए बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, सही बात है। H2 हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 है वहां पे, तो 2 आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन दोनों को जोड़ोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, और 10 प्रोटॉन आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, यस। अब बात करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाता है तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, लेकिन हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो आपने पहले ही निकाल रखा है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं? Na/18 इंटू 250। अब जरा सोचिए, अगर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी हां, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। दिस विल गिव यू टोटल नेगेटिव चार्ज। दिस विल गिव यू टोटल नेगेटिव चार्ज। कुछ भी नहीं किया है यहां पे, यहां से यहां तक जो लिखा है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। ये जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल का, और ये एक चार्ज का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, फिर देख लो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल इंटू चार्ज कर दो। यही आंसर नेगेटिव के लिए भी आएगा और यही आंसर पॉजिटिव के लिए भी आएगा, क्योंकि दोनों ही 10 और 10 हैं। दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, बहुत प्यार से समझा दिया है, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देना चाहूं, तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस निकालने तो ऐसा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल कितना हुआ है ना, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, यहां पे ये आ जाता है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसका निकालने का अलग अलग प्रोसेस है जो आप जान चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है टोटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल कितना है, और यहाँ पे चार्ज कितना है। इस क्वेश्चन को मैं फिर भी एक बार रिकमेंड करूंगा, हर एक बच्चा एक बार दोबारा खुद से ट्राई कर ले, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है खुद से लिखने की कोशिश कर लेना। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ पे डला हुआ है। फाइनल आंसर 1.34 इंटू 10⁻7 आता है। मेरा काम आपको कंसेप्ट सिखाना है। हो सकता है इतना कैलकुलेशन ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं, आप कर सकते हो। दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बेटा, है ना? ऐसी पूरा फ्लो में अपन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरी नाइस। ये सब बेसिक था, चार्जेस और इन सब पे बात चल रही थी। अब हम लोग आते हैं जहां से ये चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल रुख ले लेता है ना? तो कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले आप इस चैप्टर में कूलॉम्स लॉ ही सीखते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को अभी देखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे लिखा है Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो पता है ये है कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म इन अ मीडियम। यानी कि दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन। जो आपके सर ने यहां पे इक्वेशन लिखी है ना, ये सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड इक्वेशन है। हां, इसमें से अगर कुछ कुछ अजम्पशन ले लिए जाएं तो ये इक्वेशन छोटा बनता जाएगा। जैसे कि अगर मैं मीडियम को एयर या फिर वैक्यूम ले लूं, जो कि जनरली होता है बेटा, एयर ले लूं या फिर इसको मैं वैक्यूम ले लूं, तो ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर और इसका क्यूब। ये एक चीज हो गई। अब इसमें एक और अजम्पशन अगर लें कि अगर हम इसका स्केलर फॉर्म लिखें, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो स्केलर फॉर्म में आप इसी फॉर्मूले को लिखते हो
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल, बस इतना। कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला आप सबसे पहले एक्चुअली पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप बेटा लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। आपने कभी ना कभी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन दिखा रहा हूं, सबसे पहले जनरलाइज्ड इक्वेशन दिखा रहा हूं। अगर कोई और मीडियम है तो यहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है। और आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं मेंशन कर देता हूं, एप्सिलॉन आर किसी भी दूसरे मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 ही होता है। सिर्फ एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। बाकी कोई भी मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहां पे उसकी वैल्यू आ जाती है। क्या ये तीनों इक्वेशन आपको क्लियर है? पहला जनरलाइज्ड इक्वेशन है। दूसरा, जब मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन आर को 1 रख देंगे। तीसरा, जब स्केलर फॉर्म पूछा गया हो जहां पे डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऐसा लिखना है। पहले वाले इक्वेशन में चार्जेस को विथ साइन रखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज मैं आपको 7:30 बजे जब PYQs करवाऊंगा स्पेशल क्लास के अंदर, जिसका लिंक आपको चैट में भी दिया हुआ है और उस शीट में भी दिया हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, उस शीट में सब कुछ है बेटा। तो वहां पे मैं आपको इससे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रखते हो तो यहां पे चार्जेस विथ साइन लिए जाते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखिए। लेकिन ये जो स्केलर फॉर्म है ना, यहां पे विदाउट साइन से काम चल जाता है। यहां पे विदाउट साइन से काम चल जाता है। थ्योरी रिवीजन करवा रहा हूं, एक एक पॉइंट जो भी मैं कह रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी को लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिल बना के बताइए, क्या बिल्कुल क्लियर है? क्या बिल्कुल क्लियर है बेटा ये बात जो मैंने अभी बोली आपके सामने? एक सेकेंड ना, आपका चैट बहुत पीछे चल रहा है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, प्लेलिस्ट आज ही बन जाएगा। अभी प्लेलिस्ट नहीं है बट आज बन जाएगा, मैं बोल दूंगा टीम को। ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों, है ना? वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, मीडियम वाली बात। चलिए अब इस पे अगर थोड़ी सी और बात की जाए, इसको ऐसा भी लिखते हैं क्या सर हम लोग? फोर्स बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बिल्कुल लिखते हैं। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत आसान है, इसका यूनिट लिख सकते हैं आप बड़ी आसानी से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। देख लीजिए, सिंपल सी बात है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर इधर गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू चार्ज तो कूलॉम स्क्वायर। अब जो आपने पहले देखा था यहां पे K के जगह पे, वो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का फॉर्मूला या फिर वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि ये K के यूनिट के जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, K ऊपर लिखा हुआ है, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ये। बहुत बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं, इसके आगे थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे, रिवीजन लेकिन पूरा करना है। बेसिक से बिल्कुल शुरू किया बेटा। क्या ये सब सभी को क्लियर हो चुका है? K बराबर K मतलब F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो सकता है। K की वैल्यू आपको बता दी गई है, एप्सिलॉन नॉट की भी आपको वैल्यू बता दी गई है। बहुत बढ़िया। जब मीडियम एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है बच्चों, तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं? K बराबर सिंपली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन जब ये कोई और मीडियम हो जाता है तो हम लोग K की वैल्यू को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख लेते हैं। अब इसको जरा समझिए। एप्सिलॉन R अगर इसकी बात करें तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था 2020 में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कई लोगों को लगता है कि ये मुझे आता है बट यहां पे गलतियां हो जाती हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है? अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करते हो, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर की बात करते हो, तो ये जो क्वांटिटी बनती है ना एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट बराबर, यानी कि एब्सोल्यूट बराबर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन आप परमिएबिलिटी में देखेंगे, मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर में, जहां पे म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी आप देखोगे आगे जाके। ठीक है, अभी उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है।
एक बार आपसे नीट 2020 में पूछा गया था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है। अगर आपको एप्सिलॉन आर निकालना है तो वो ऐसे निकल आएगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। यानी कि एब्सोल्यूट ऊपर, नीचे अगर आप कर दें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाती है। तो रिलेटिव को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, दिस इज रिलेटिव। रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि इट इज एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो भी उस वैक्यूम का परमिटिविटी है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस मैं आपको अभी 7:30 वाली क्लास में करवा दूंगा। एक छोटा सा ट्रेलर देने के लिए आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है। मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ये वाली साइड भी ए, ये वाली साइड भी ए और ये वाली साइड भी ए हो जाएगी। आपसे पूछते हैं कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ो और वहां पे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है। ऐसे सवाल ट्राइंगल में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल में भी हो सकते हैं, मैंने हेक्सागन में भी आपको करा रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं इससे रिलेटेड वो भी आज हम कर लेंगे। क्या होता है यहां पे, ध्यान से सुनिए, फटाफट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना, ऊपर वाले चार्ज पे, तो आप कहेंगे कि इस पे किसने किसने फोर्स लगाया। एक तो इसने लगाया, एक तो इसने लगाया। कितना लगाया, किधर लगाया, आइए देखते हैं। तो बच्चों दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर आप इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे बच्चों। राइट एवरीवन बेटा, बिल्कुल सही बात है क्या? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी ना वो होगी के Q1 Q2। जबकि दोनों Q हैं तो आप Q और Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के क्यू स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। राइट एवरीवन, पहला फोर्स क्लियर है, इसको मैं F कह लेता हूं। लेकिन फिर ये कहता है कि सर मुझे भूल गए आप, मैं भी तो फोर्स लगाऊंगा, मैं ऐसे बैठा बैठा तो नहीं देख सकता, मैं भी फोर्स लगाऊंगा। हमने बोला जी हाँ आप भी लगाइए, बिल्कुल लगाइए। तो वो भाई साहब इधर फोर्स लगाएंगे ऐसे और ऐसे। क्लियर बेटा, ये भी रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो इधर भी जो फोर्स आएगा वो भी F होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। आप चेक कर लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब कूलॉम्स लॉ इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। अगर किसी भी बच्चे को वेक्टर एडिशन आता है, अगर वो दो वेक्टर्स को जोड़ने की काबिलियत रखता है, उससे कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा, वो कर पाएगा उन क्वेश्चंस को। यहां पे आप देखेंगे इस वाले चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। अगर आपसे मैं पूछूं एंगल कितना है तो बहुत आसान है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इनके बीच का एंगल है बेटा 60। और अगर दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हैं, तो रिजल्टेंट जो है ना वो बीच से जाता है। हमेशा याद रखिएगा, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके निकल जाएगा अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो नेट फोर्स तो जो है वो इधर होगा। और आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्या आंसर आ रहा है आपका? कुछ लोग √3 इंटू एफ कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा है 60 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एफ स्क्वायर हो गया, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, ये 2f स्क्वायर हो गया। कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। इस 2 ने इस 2 को मारा, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर 3f स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू √3 इंटू एफ। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन करवा दिया है। इसमें रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हेक्सागन वाले क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में, और आपको किसी भी बुक में मिल भी जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अपन ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका आंसर √3f है। कुल मिला के कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस वेक्टर पे बेस्ड होते हैं। अगर आप वेक्टर एडिशन में थोड़े से भी कमजोर हैं बच्चों, तो मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने अभी भी वेक्टर एडिशन लिया है 2023 के बच्चों के लिए। आप सिंपली यूट्यूब में वेक्टर एडिशन सर्च करिए, पैरेललोग्राम लॉ सीख लीजिए, ट्राइंगल लॉ सीख लीजिए, आप कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे। कुछ ट्रिक्स होती हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज में है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज में है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट √2 इंटू एफ के बराबर होता है। और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल 45 आएगा। Such things come very handy when you are doing Coulomb's law questions. वेक्टर एडिशन स्ट्रांग है तो Coulomb's law स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको PYQs में भी करवा दूंगा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है Coulomb's law के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो।
ठीक है, चलिए 5000 प्लस एमसीक्यूज का शीट आपको मिल जाएगा। उसमें हेक्सागन वाले क्वेश्चन भी हैं, उसमें रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन भी हैं। कुल मिला के अगर आप मेरा पीवाईक्यूज वाला सेशन देख लो, 5000 प्लस एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस कर लो, नथिंग विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट, सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। तो वो भी आपको मिल जाएगा। कहां पे? शीट में जाना पड़ेगा, वहां पे फोल्डर है, वहां पे आज रात तक अपलोड हो जाएगा स्पेशल क्लास के तुरंत बाद। पेंडुलम केस, चार्ज पेंडुलम केस। जब आपके पास चार्ज पेंडुलम्स होते हैं, मान लीजिए यहां पे भी चार्ज है Q, इस तरफ भी चार्ज है Q, तो जाहिर सी बात है पेंडुलम ऐसे नहीं रह सकता, वो ऐसे फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पेंडुलम ऐसे फैल जाते हैं, तो ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको ऐसे निकाला जाता है tan थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। अगर आप चाहें, अगर आप बिल्कुल तोप बनना चाहते हैं तो इसको डेराइव वेराइव कर सकते हैं। सिंपल है, लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगता है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि पेंडुलम का ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए। ऊपर Fe का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे है mg यानी कि वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का वेट। बाकी होता ऐसे है कि किसी भी चार्ज पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा mg, एक फोर्स इधर लगेगा Fe, और ये होता है बेटा टेंशन, तो यहां से वो एंगल आ जाता है। बट परेशान मत हो, इसको याद करो। क्लियर है? तो आगे बताओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? तो आगे बढ़ें, है ना? यस, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड नाउ। तो कूलॉम्स लॉ हो गया। कूलॉम्स लॉ का एक बेसिक सवाल हमने देख लिया, ट्रायंगल वाला, हमने पेंडुलम का केस भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप फोर्स पकड़िए दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, और उसको चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, इसके r डिस्टेंस में हमने एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करा। टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स ऐसे दिया जाएगा k q q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स विच इज एक्टिंग हियर। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस आर। मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का। अगर यहां से 1 मीटर की दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता होती है, चार्ज आपको गिवन होगा, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, रेडियली अवे प्रोड्यूस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ नहीं होती। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो अट्रैक्ट करता है चीजों को, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, यानी कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके ऐसे घुस जाती हैं, और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। तो इसको आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि यहां से ये ओरिजिनेट होगा हमेशा। बच्चों ये रिवीजन नोट्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं, है ना? इसका मैं आपको नोट्स दे भी दूंगा, इसको भी अगर आप पढ़ते रहोगे बार बार, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा विथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। राइट एवरीवन? यस। तो नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ चार्ज Q। अब ये क्या है? मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है यहां पे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, इस बीच यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल फंस गया, इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल यहीं पे रख दिया गया है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा फिर? तो जैसे आपने फोर्स फॉर्मूला लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सिंपल सी बात है बेटा, वहीं से आ गया। तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, फोर्स दे देते हैं, और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, फोर्स पूछ लेते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है? इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका फोर्स हो जाएगा। सिंपल है ना? E बराबर F बाई क्यू, तो F बराबर E इंटू क्यू। डन एंड डस्टेड सर। लेकिन अगर यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, तो फोर्स तो उतना ही लगता Q इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन हो जाती ऑपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है।
हालांकि फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई होती है, ये आपको पता है। अब आपसे ऐसे सवालों में कई बार पूछ लिया जाता है कि चलो फोर्स तो आपने बता दिया Q इंटू ई है, बताइए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का, कितनी तेजी से वो भागेगा, कितनी एक्सेलरेशन से भागेगा। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर Q इंटू ई होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा Q इंटू ई डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। दिस इज द चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन व्हेन इट इज केप्ट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे Q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, M इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सवाल कैसे आते हैं अभी आपको दिखाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया, और ये नीट में कई बार आ चुका है भाई, बहुत बार नीट में आ चुका है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, और इसको याद करने का और इसको करने का एक्चुअली आपको ट्रिक बता दूंगा, है ना। आप बिल्कुल OMG बोलोगे इसके बाद, थोड़ी देर बाद देखना, ठीक है। देखो यहां पे बेटा एक नेगेटिव प्लेट है, नीचे एक पॉजिटिव प्लेट है। अगर आपको अभी नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, अगर ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने एक इलेक्ट्रॉन को जीरो से, रेस्ट से रिलीज कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। अब बेटा अगर वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस बेचारे के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जरा सोचिए उस पे फोर्स किधर लगेगा। उस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्या बच्चों? जाहिर सी बात है सर, नीचे की तरफ लगेगा। बच्चों वो फोर्स आखिर कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ वो फोर्स आखिर कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह पाओगे फोर्स होगा चार्ज विच इज E मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कैपिटल E। अब आपसे पूछेंगे एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन में इसी चीज को आप मास से डिवाइड कर दोगे। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? सोचो और जवाब दो। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्चुअली यस, क्योंकि E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो रहा। कैपिटल E भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। मास भी कांस्टेंट ही है, मास तो ऐसे चेंज नहीं होने वाला। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन है और इसको जीरो स्पीड से रिलीज किया गया है, इनिशियल स्पीड जीरो से, तो ये कुछ कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा है। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर मैं किसी मास को, नॉट चार्ज, किसी मास को जीरो वेलोसिटी से रिलीज कर देता हूं, है ना, जीरो वेलोसिटी से रिलीज कर देता हूं, तो जब ये h हाइट ट्रैवल करके नीचे आता है तो इसको टाइम कितना लगता है पता है नीचे आने में, फ्री फॉल में? √2h डिवाइडेड बाई जी। हाँ या ना? पढ़ा है बेटा आपने, ये ऊपर से रिलीज कर दिया तो √2h बाई जी। अभी कुछ बच्चे स्पैम करेंगे, नहीं सर हमने तो 2u बाई जी पढ़ा है। 2u बाई जी तब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जब नीचे से ऊपर फेंक देते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके नीचे आने वाला टाइम होता है 2u बाई जी। बट अगर आप ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दो, याद है शोले वाली कहानी मैंने सुनाई थी तुमको, जय वीरू ऊपर चढ़ चुके हैं टंकी पे, रिलीज कर रहे हैं √2h बाई जी। अगर ऐसा ग्रेविटी में होता है तो वहां पे क्या कंडीशन थी ग्रेविटी में, कि एक कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और पार्टिकल जीरो से नीचे आ रहा है। तो यहां पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। चार्ज पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्यारे बच्चों, और उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है इतना। तो अगर यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि कितने टाइम पे h हाइट नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला देख लीजिए, आपको फील आ जाएगी, √2h अपॉन एक्सेलरेशन। जैसे वहां पे होता था √2h बाई जी, देखो भाई वहां पे होता था √2h बाई जी, जी के जगह बस वो एक्सेलरेशन डाल दो जिससे चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है। दिस इज अ टाइम सेविंग ट्रिक बिकॉज सच क्वेश्चंस आर क्वाइट फ्रीक्वेंट इन योर नीट एग्जामिनेशन। बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं, 2 प्लेट्स दे देंगे, चार्ज पार्टिकल दे देंगे आपको, ठीक है। दूसरे केस में यहां पे देखो प्रोटॉन लिया गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो प्रोटॉन आ जाएगा तो चार्ज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होता है वो, तो यहां पे बस इसका मास चेंज हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ही तो चेंज होगी। बाकी टाइम निकालने का तरीका अभी भी वही रहेगा। अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो √2h डिवाइडेड बाई a करके निकाल सकते हैं। बैटरी डाउन हो गई हमारे आईपैड की, इसको चार्ज कर लेते बेटा, है ना, यहीं पे चार्जर है। हाँ, सबको क्लियर हुआ है, मजा आया? OMG लिख दो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, है ना। तो ग्रेविटी से रिलेट करके ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। दिल विल थोड़े कम दिख रहे हैं हमें, दिल विल प्यार व्यार ये सब नहीं दिखाई देगा क्या हमें बेटा? ये तो गलत है, फिर दिखा दो जरा जल्दी से एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां तक हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो चुका है। इसका आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर बताइए। चलिए ये आपके लिए है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आपसे भी तो करवाएंगे ना, सारा काम हम ही थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा बहुत काम आप भी करोगे बेटा। बताओ इसका क्या आंसर है, कमान। हाँ जी। फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। मैं आज बहुत ज्यादा चैट पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि फ्लो टूट जाता है, लेकिन इसको करने के लिए, इसका आंसर देखने के लिए मैं चैट पे अभी फोकस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है बच्चों का। फटाफट आंसर दो बेटा, फटाफट आंसर दो बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बी लिख रहे हैं, है ना, बी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। बी यानी कि ए वाई लिख रहे हो आप, ओके, टुवर्ड्स ए वाई, टुवर्ड्स ए वाई, टुवर्ड्स ए वाई, बी, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले हफ्ते एक स्पेशल क्लास में भी करवाया था, है ना। देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। कई बार बच्चे इसका आंसर ए एल दे देते हैं, यानी कि ए दे देते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर ए दे देते हैं ये सोच के कि अभी अभी तो सर ने एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे 2 चार्जेस रखे हुए थे कॉर्नर पे और नेट ऐसे आया था ऊपर की तरफ, लेकिन वहां पे ऐसा था कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव था, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव था, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे। अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो एक सेकेंड, इधर आके कर लेते हैं। देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, वो किधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इधर लगाएगा, इस तरफ, सही है ना। पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा अपने आप से दूर उधर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, इस तरफ। तो जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना वो ऐसे आ रही है, ऐसे, एक इधर और एक इधर, ऊपर नहीं आ रही है ऐसे दो, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब बस सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप अगर वेक्टर समझते हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही होने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे सवाल करें, प्लस और माइनस का पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन की गड़बड़ हो जाएगी ना तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना बेटा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, बिल्कुल आपकी तरह सिंगल, अगर अकेला है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, बाहर जाती हैं रेडियली आउटवर्ड्स। लिख लो आप चाहो तो यहाँ पे, है ना, ये रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, तो रेडियली इनवर्ड्स होती हैं। रेडियली कैसी होती है बेटा, इनवर्ड्स होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं चार्ज लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर ये अकेले नहीं है, अकेले नहीं है तो मतलब क्या है, दुकेले हैं, दो दो हैं साथ में, है ना। तो मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, देख लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पता है ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन एक से निकल के दूसरी में आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव से लाइन हमेशा ओरिजिनेट होती है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। इसमें डाउट आ रहा है क्या किसी को? देखो तो, पॉजिटिव से भी निकली लाइन और इधर चली गई, इस पॉजिटिव से भी निकली और इधर चली गई, राइट एवरीवन? यस। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अब ऐसा होगा कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी, क्योंकि टर्मिनेट तो वो नेगेटिव पे ही हो सकती हैं, पॉजिटिव पे नहीं। इसलिए यहां पे वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही किसी और चार्ज पे, चुपचाप निकल के ऐसे मुंह मोड़ के निकल ली, बट यहां पे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाती हैं। क्लियर है बेटा? यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसे बना लूं, यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस बना लेता हूं बेटा मैं, ठीक है, ये देखो ये लाइंस मैं ऐसे बना लेता हूं, हालांकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, देखो। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, यहाँ पे देखो दूर दूर है, काफी स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप यहां पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक है एक दूसरे से, और अगर वो बहुत नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ब्लंडर हो जाएगा। क्या ब्लंडर होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। अगर आपको ये वाली लाइन कह रही है कि ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, अगर आप पहली वाली लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो इधर आएगा, दूसरी वाली लाइन पे आप अगर टेंजेंट डालोगे तो इधर आ जाएगा। अब एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन ई नेट की हो नहीं सकती, हो नहीं सकता, है ना। और क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए इनका इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी, ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी,
जितना बड़ा चार्ज होगा उससे उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस दिखाई जाएंगी। मतलब मान लीजिए आपके पास एक 1 कूलॉम का चार्ज है, तो मान लीजिए आपने यहां से 4 लाइंस रिप्रेजेंट करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया, 4 नंबर ऑफ लाइंस बनाया आपने, 4 नंबर ऑफ लाइंस। अगर यही चार्ज 2 कूलॉम का होता तो नंबर ऑफ लाइंस भी डबल हो जाती, यानी कि 4 की जगह 8 नंबर ऑफ लाइंस आप बनाते बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ लाइंस जितना भी आप बनाएंगे, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या बच्चों, है ना? पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल। बड़ा चार्ज ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस, छोटा चार्ज कम नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर है? तो दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, काफी सारा टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिया है, पेस बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला जो केस आता है वो आता है इनफाइनाइट चार्ज रॉड का। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है ना, ऐसा कुछ कह लीजिए आप, जिसपे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है। सर ये चार्ज डेंसिटी किस चिड़िया का नाम है? चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय चार्ज अपॉन लेंथ। तो जो भी लीनियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे हम लैम्डा डिफाइन करते हैं। लेकिन एक सिग्मा भी होता है, ये तब डिफाइन करते हैं जब एरिया वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके पास सरफेस एरिया है, जैसे कि शीट, इनफाइनाइट शीट, उसके पास एरिया होता है, तो वहां पे हम सिग्मा डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। एक और चार्ज डेंसिटी होती है बेटा रो, ये तब डिफाइन करते हैं जब वॉल्यूम होता है, जैसे कि पूरा का पूरा स्फीयर ले लिया आपने, तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा उस केस में। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग चार्ज डेंसिटी हैं। रॉड के केस में क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो हम लोग वहां पे लैम्डा डिफाइन करते हैं। अगर एक इनफाइनाइट रॉड लिया गया, जैसा कि आप यहां पे अभी डायग्राम में देख रहे हैं, तो इनफाइनाइट रॉड में किसी भी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। सिंपल फॉर्मूला है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, अवे होगा, इधर होगा। लेकिन कई बार आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए ऐसे सवाल भी दे देते हैं, बेटा कि यहां पे एक इनफाइनाइट रॉड रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने लिख दिया यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और यहां पे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो जनरली आपको एक इनर्शिया होता है आपके मन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होती है ना, आपको ये याद होता है इधर होती है 2k लैम्डा बाई r। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा आप जरा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, एंड आंसर विल बी अगेन 2k लैम्डा बाई r। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया 2k लैम्डा बाई r? यस सर, ये तो बात हो गई इनफाइनाइट की। अगर इनफाइनाइट नहीं हुआ, फाइनाइट लेंथ का हुआ, तो क्या करेंगे सर? देखो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, फाइनाइट लेंथ वाले क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ जाता है, थीटा वीटा आ जाता है इसमें, बट फिर भी करके तो जाना है। अगर फाइनाइट लेंथ का है, मान लीजिए इससे r डिस्टेंस की दूरी पे हमारा पॉइंट रखा हुआ है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यहां पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करा दो। ये लाइन देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, देखो ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करा दो, पॉइंट P के साथ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ऐसा ही नीचे वाले पॉइंट के साथ भी कर दो, इसको भी आप यहां से बेटा ऐसे ज्वाइन करवा दो। ठीक है, अब क्या होता है, R को रेफरेंस लिया जाता है, जो R आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कहां है, यहाँ पे R आपको दिख रहा है बेटा, इसको रेफरेंस लिया जाता है, और ये वाला एंगल कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर वाला ये वाला एंगल, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, θ1 कहते हैं। ऊपर वाला एंगल को हम θ1 कहते हैं। याद रखिएगा θ1 को हम क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं हमेशा, और अगर ये क्लॉकवाइज ही हुआ तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है। इस पे सवाल करवा दूंगा प्रीवियस ईयर वाले में, अगर प्रीवियस ईयर में इससे आया होगा तो, वैसे आता कम है। θ1 ऊपर वाला एंगल। सिमिलरली अगर आप नीचे वाला एंगल पकड़ लें, ये वाला, तो ये कहलाता है θ2। θ2 को मेजर किया जाता है बेटा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में, और ये होता है बेटा नेगेटिव। आप देख लो यहाँ पे ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज। R इज द रेफरेंस, R को रेफरेंस मानते हुए देखो ऊपर वाला एंगल ऐसे गया क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंगल ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द वे। ठीक है, अगर θ1 θ2 निकाल लिया आपने, R मिल गया आपको विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ना दो कंपोनेंट्स आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स आ जाते हैं बेटा? 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर मान लीजिए ये चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है तो देखो 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से ई परपेंडिकुलर। 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर आता है जिसको हम प्यार से ई परपेंडिकुलर कहते हैं। एक कंपोनेंट रॉड के पैरेलल आता है इधर, देखो रॉड है तो उसी के पैरेलल आया है, इसको हम बोलते हैं बेटा ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाई आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके अंदर आ जाता है बेटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूले हैं बेटा, याद रखना तो पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ अगर आप ई पैरेलल की बात करेंगे तो ये हो जाता है k लैम्डा बाई आर, और यहां पे आ जाता है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। चांसेस इस बात के कम है कि यहां से सवाल आए आपके नीट एग्जाम में, बट अगर आ जाए तो सिंपल है, थीटा 1 थीटा 2 आइडेंटिफाई कर लीजिए, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि अगर इनफाइनाइट वाला केस लिया जाता है तो थीटा 1 भी और थीटा 2 भी दोनों 90 डिग्री ही लिए जाते हैं। अब क्योंकि दोनों 90 डिग्री लिए जाते हैं तो देखिए यहां भी 90 यहां भी 90, तो ये कैंसिल होके 0 हो जाता है इनफाइनाइट वाले केस में, है ना। ये जो चीज है ना कैंसिल होके 0 हो जाती है। कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाता है सोचो जरा, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला? पैरेलल वाला कंपोनेंट तब 0 हो जाएगा जब जब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे। इसको हम सिमेट्री भी कहते हैं। जब जब सिमेट्री पाई जाती है रॉड वाले केस में तब पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है, बचता सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच जाता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप यहां से निकाल लेंगे तो साइन 91 2k लैम्डा बाई आर, तभी तो मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, 2k लैम्डा बाई आर। तो थीटा 1 भी 90 रख दो, थीटा 2 भी 90 रख दो, 2k लैम्डा बाई आर आपका आंसर आ जाता है। दिल बनाइए बेटा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इनफाइनाइट वाला, ठीक है। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट केस है, आपके पास रॉड है फाइनाइट लेंथ का, इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए पिछली बार वो उसका एक्सिस नहीं था, आप अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे तो ये रॉड था और ये पॉइंट इसके एक्चुअली इक्वेटोरियल पॉइंट पे था, ऐसा कह लो आप, है ना। ये कुछ आप कह सकते हो इक्वेटोरियल पॉइंट टाइप का पॉइंट था, उसके लिए ये फॉर्मूले हो गए। कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो बनता है, मैंने पढ़ा दिया, आपका याद करना बनता है, आप याद कर लेना, अगर क्वेश्चन दिखे सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसके एक्सियल पॉइंट पे निकाला जाए तो मान लीजिए इस एंड से इसका डिस्टेंस अगर r है, लेंथ ऑफ द रॉड अगर l है, तो ये बेटा फॉर्मूला है KQ अपॉन R प्लस L। अगेन दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से इस पे सवाल नहीं देखा गया है, लेकिन एक फॉर्मूला ही तो है, अगर आ जाए गलती से तो 4 नंबर दिला के जाएगा आपको। तो KQ अपॉन स्मॉल r प्लस L, स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वन ऑफ द एंड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्क, इससे सवाल लगभग हर बार आता है और मैं कह भी सकता हूं कि हो सकता है इस बार भी इससे सवाल आ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप जितने फॉर्मूले पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो इनफाइनाइट रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आंसर आता है 2k लैम्डा बाई आर, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। क्या है, कैसे है, समझते हैं। अगर आपको रॉड ऐसे था, मान लो आप मेरे जैसा कोई हल्क टाइप का इंसान था, बहुत ज्यादा पावरफुल, उसने उस रॉड को ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, इसको नहीं मोड़ूंगा वरना टूट जाएगा, क्लास सब कैंसिल हो जाएगी, तो इसको ऐसे सीधा था ना, तोड़ सकता हूं, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें मजाक लग रहा है? तोड़ सकता हूं भाई मैं, फिर भी नहीं तोड़ेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसको पकड़ के ऐसे मोड़ दिया तो वो आर्क बन गया। आर्क बनने के बाद भी डिफाइन तो लैम्डा ही करोगे ना, बना तो वो रॉड से ही है, बना तो वो रॉड से ही, इसका भी तो लेंथ ही था, इसका भी तो लेंथ ही होगा, तो लैम्डा ही डिफाइन करते हैं यहां पे भी आप। इसका एक सेंटर आ जाएगा क्योंकि एक सर्कुलर आर्क है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्यारे बच्चों वो होती है 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। आप शायद समझ चुके होंगे कि फाई क्या है, फाई है एंगल ऑफ द आर्क, कितना भी एंगल है उसके हिसाब से आप एंगल की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। रॉड में आपको डायरेक्शन समझ में आया, सर ने समझाया, एक परपेंडिकुलर होता है एक पैरेलल होता है, लेकिन अगर सिमेट्री आ जाए तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला बच जाता है, पैरेलल वाला गायब हो जाता है, प्लस माइनस सब समझाया है ना। यहां पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बाइसेक्ट द एंगल, इसका जो डायरेक्शन होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। अब समझिएगा ध्यान से, ये एंगल है यहाँ पे फाई, आपको दिखाई दे रहा है, एंगल बाइसेक्टर इसका ऐसे होगा ना बेटा, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, एंगल बाइसेक्टर पे होता है, सिंपल सी बात। इधर मैंने बनाया है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है,
अब इसी में अगर आपको एग्जामिनर घुमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, ऐसे एक आर्क दे देगा आपको, है ना, ये आर्क दे दिया आपको, बोल देगा इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है भाई साहब। कैसी चार्ज डेंसिटी बेटा, इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव लैम्डा है। अब आपको बोलेंगे कि ये लीजिए इसका सेंटर है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पहले वाले में तो आपने इधर बनाया था नीचे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगी, इधर बनाना पड़ेगा। इस बात का जरा ध्यान रखना, प्लस माइनस में बहुत फंसाते हैं आपको, मैं नहीं चाहता कि आप एग्जामिनर से फंसो। फंसना ही है तो फिर मेडिकल कॉलेज में जाके किसी बेटर इंसान के साथ फंसो, एग्जामिनर के साथ फंस के तुमको क्या फायदा मिलेगा, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताएं, 2 के लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, वैसे तो बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझ ही सकते हो, सेमी सर्कल है मान लीजिए, सेमी सर्कल है, आर्क है, इस पे मान लीजिए बेटा नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, बिल्कुल इस तरह से नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर पे ऊपर की तरफ होगी, अपने आप को कन्विंस कर लो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ऊपर, माइनस लैम्डा है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा वो, है ना बेटा। अच्छा दूसरी बात, ये एंगल कितना बन रहा है, टोटल 180 डिग्री बनता है क्या, 180 डिग्री बनता है क्या बेटा, अगर सेमी सर्कल है तो बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2, फाई की वैल्यू 180, साइन फाई बाई 2 मतलब 180 बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, दैट्स इट। एक मजे की बात बताता हूं, सेमी सर्कल आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फॉर्मूला आता है दोनों का। इनफाइनाइट रॉड का भी आता है 2 के लैम्डा बाई आर, सेमी सर्कल का भी आता है 2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा लगे तो ऐसे याद कर लो, वरना आपके पास जनरल फॉर्मूला तो है ही, उससे निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वार्टर सर्कल, चलो लास्ट केस क्वार्टर सर्कल का करते हैं। अगर आपको एक क्वार्टर सर्कल ऐसे गिवन है, मान लीजिए क्वार्टर सर्कुलर शेप आपको गिवन है बेटा, यहां पे एंगल आपको देखिए 90 डिग्री हो जाता है क्या क्वार्टर सर्कल में, जाहिर सी बात है सर। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो हमारे बच्चे डायरेक्शन बता सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिल्कुल बता सकते हैं सर, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट करा दो सर, 90 डिग्री एंगल है ना सर, बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो जाएगा, 45 बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही है 2 के लैम्डा बाई आर किसी भी आर्क के लिए इंटू साइन फाई बाई 2, फाई की वैल्यू 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री, 90 बाई 2 इज 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 2 के लैम्डा बाई आर 1 बाई रूट 2। इसको थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानियां भी कर सकते हो आप, तो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो, ऊपर 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, एक रूट 2 गायब हो जाएगा, आंसर आएगा रूट 2 के लैम्डा बाई आर। मुझे पता है सब आपको बहुत बेसिक लग रहा है, बट छोटी मगर मोटी बातें बोल के गए थे शक्तिमान अंकल, उस तर्ज पे हम चलते हैं बेटा, सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है, डन एंड डस्टेड है। चलिए एक और केस रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो है जब पूरा का पूरा रिंग हो, पूरा का पूरा रिंग हो। पूरे के पूरे रिंग में दो केसेस आते हैं, एक तो रिंग का सेंटर, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू 0 आ जाता है, उसको ना आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हो। ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना आर्क वाला, 2 के लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2, मान लो पूरा का पूरा रिंग है आपके पास, फुल रिंग है एकदम, है ना। देखो अगर पूरा का पूरा रिंग है तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री, तो अगर आप यहां पे 360 डालोगे तो 360 बाई 2 180 हो जाएगा, साइन 180 0 होता है तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है सर, वहां से 0 आ गया। तो पूरे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। अब सेंटर पे 0 हो गया तो मैथमेटिक्स वालों को लगा यार ये तो मजा नहीं आया, सेंटर पे 0 हो गया, अब नीट वालों का सिलेबस कैसे बढ़ाएंगे, उनको परेशान कैसे करेंगे, नया नया फॉर्मूला कैसे देंगे, नीट के बच्चे तो याद कर लेंगे कि अच्छा रिंग के सेंटर पे तो 0 होता है। तो उन्होंने एक साजिश रची, बोला सेंटर छोड़ो, एक्सिस का कोई पॉइंट निकालो, उसका डेराइव करते हैं, नीट वालों को बोलेंगे डेराइव करके लो। हमने उनको पकड़ाया 10 रुपए, बोला भैया डेरिवेशन तुम ही करो, हमको बताओ फॉर्मूला, नीट का एग्जाम देना है, कोई सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हमको नहीं देना है फिलहाल, फॉर्मूला बताइए आगे बढ़िए, पहली फुर्सत में निकलिए। तो इतना सुनते ही 10 रुपए उन्होंने लिए, जाके 2 चुस्की चाय की ली और हमें फॉर्मूला बता दिया, ये है बेटा फॉर्मूला एक्सिस पे। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सेंटर पे तो 0 होती है, लेकिन अगर आप सेंटर से दूर चले जाएं, थोड़ा आगे चले जाएं एक्स डिस्टेंस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाता है KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन सिंपल है, अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, मान लीजिए रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगी, इधर है ना, ये दूरियां बेटा सिंपल है ना, बहुत रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो उधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इसका एक ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें ग्राफ होता है, बता देता हूं जल्दी से, देखो। तो अगर आपके पास ये रिंग है ऐसे, ठीक है ना, पूरी थ्योरी करवा रहा हूं मैं, देख लो कुछ भी बिना छोड़े,
है ना। और इसके बाद PYQs भी करना है, थोड़ा साथ देना बेटा। आज 7:30 बजे PYQ का सेशन रखा है, तुम समझ तो गए होगे कि ये सेशन लंबा हो सकता है, तभी सर ने वो वाला सेशन 7:30 बजे रखा है। बट इसको अपन खत्म करके जाएंगे, फिर अपन PYQ करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं प्लस Q चार्ज रख दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इधर आएगी, आप मानते हैं इस बात को, रिपेल करेगा। यहाँ पे आप कह लो x डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ चला जाऊं, मतलब नेगेटिव x की तरफ चला जाऊं, और यहां पे आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? फिर से रिपेल करेगा। वो रिपेल करना थोड़ी ना छोड़ देगा भाई, रिपेल करेगा तो इधर हो जाएगा वो, Q से दूर, इधर भी Q से दूर, उधर भी Q से दूर, दूर ही दूर, है ना। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पॉजिटिव मानते हो क्योंकि वो पॉजिटिव x में है, तो नमूनो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव बोलना ठीक होगा? बिल्कुल होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर उधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ली गई है तो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ली जाएगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव आती है, उधर वाली, इधर वाली नेगेटिव आती है, और बीच में जीरो। बीच में जीरो, उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ग्राफ देखो कैसा बनता है, देखना। आपको आता भी होगा, नहीं आता है तो सीख लो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इधर पॉजिटिव एक्स लिया गया है बच्चों, इधर नेगेटिव एक्स लिया गया है। सेंटर पे कितना, सेंटर पे कितना बोलो? जीरो। अच्छा, अरे यार ये इरेजर क्यों आ जाता है? हम पेन से कुछ लिखना चाहते हैं, इरेजर आके सब कुछ मिटा के चला जाता है। बहुत ही नादान बालक है। सेंटर पे जीरो। सोचो अगर मैं इंफिनिटी डिस्टेंस पे चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, चलते 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 चलते, तो भी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी तो जीरो हो जाएगी। मतलब यहां कहीं पे भी जीरो होनी चाहिए, बहुत दूर जाने के बाद भी जीरो होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ससुरी सेंटर पे भी जीरो है, इंफिनिटी पे भी जाके जीरो है, तो इसका मतलब ग्राफ पक्का पहले ऊपर गया होगा, फिर ये ग्राफ ऐसे नीचे आया होगा, तो ऐसा ग्राफ बनता है। लॉजिकल है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। सेंटर पे भी जीरो है, इंफिनिटी पे भी जीरो है, तो एक बार तो ऊपर गया होगा तभी तो नीचे आया, वरना पूरा ही जीरो है तो फिर पढ़ क्यों रहे इस टॉपिक को? फिर पढ़ो मत, है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव साइड में बनाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। क्लियर बेटा? क्लियर है बच्चों, है ना। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, और लॉजिक सेम है कि पहले मैक्सिमम हुआ होगा कहीं पे, तो उसके बाद फिर ऐसे जीरो हो गया होगा। ये हमने एसिम्प्टोटिक लाइन बनाई है, अगर आप देखेंगे तो मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करवाया है, इनको मैंने बोल दिया कि बेटा तुम इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे से मिल लेना। तो तब से अब बरसों हो गए हैं, ये चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, आज तक इनका मिलन नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इनका मिलन होगा, है ना। तो ऐसे बना के अपन छोड़ देते हैं। अच्छा, ग्राफ क्लियर हो गया। तो इस तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ बेटा नेगेटिव। अब आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि ऐसा लोकेशन बताइए जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आती है। कहां पे मैक्सिमम आई है? यहां पे। तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो r/√2 के बराबर होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। r इज द रेडियस। r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द रिंग। r/√2 पे इधर मैक्सिमम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी -r/√2 पे मैक्सिमम आता है। इतना काफी है इस टॉपिक के लिए, इतना आपको पता है तो डन एंड डस्टेड है। बाकी फॉर्मूला बता ही दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। r/√2 कैसे आता है? डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। मैक्सिमा निकालने का जो कंसेप्ट होता है ना, किसी भी चीज को निकालना है कहाँ मैक्सिमम है तो डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वेट कर दो, वहां से आ जाता है। चलिए बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक क्लियर हो गया क्या? अभी लगभग 1 घंटे हुए हैं, हमने पूरा कूलॉम्स लॉ कर लिया है, चार्जिंग मेथड्स कर लिया है ना। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर कंडक्टर कैसे चार्ज कर सकते हैं सबको, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कूलॉम्स लॉ, पेंडुलम, उसके क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। एक और केस बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो है इनफाइनाइट शीट वाला केस। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट में एरिया पाया जाता है। इसके पास एरिया है, ना लेंथ है ना वॉल्यूम है, एरिया है। तो यहां पे हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, राइट एवरीवन, सिग्मा डिफाइन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इसका, कि इसके पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। इससे किसी भी दूरी पे चले जाओ, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रखिए, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एग्जामिनर को आपको घुमाने का मन कर गया, बीवी से उसकी लड़ाई हुई है, गुस्सा आप पे निकालना चाहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहता है, यहाँ पे माइनस साइन लगा देगा और पूछ लेगा डायरेक्शन बताओ। आप भावुकता में आके इधर लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, हर केस में बता रहा हूं मैं, क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। इसका जरा ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार सवाल आया था इनफाइनाइट शीट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज विथ डिस्टेंस विथ दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r,
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। आंसर है r की पावर 0। r पे डिपेंड नहीं करता, r की पावर 0 करोगे 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट शीट, कितने भी डिस्टेंस पे आप जाइए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो r की पावर 0 वाला करेक्ट आंसर है। क्लियर, डज नॉट डिपेंड ऑन r। चलिए बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स पे आ गए हम लोग, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, पेस सही है। फ्लक्स पे आ चुके हैं। फ्लक्स के बाद गॉस लॉ तुरंत हो जाएगा यहीं पे देखते देखते, फिर अपन स्फीयर पे डिस्कशन कर लेंगे, पोटेंशियल पे और डाइपोल पे, बस इतना है, ठीक है। चलो, बट हैट्स ऑफ टू यू एवरीवन, कंटिन्यूअसली आप लोग बैठ के सेशन देख रहे हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है कि ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई हैं। किसी भी बैंक के बाहर जो गार्ड बैठा हुआ है उसका काम होता है रजिस्टर में एंट्री करवाना कि कौन कौन यहां से गुजरा, कौन कौन अंदर गया, कौन कौन बाहर आया। फ्लक्स उसी बैंक के गेट पे बैठा हुआ गार्ड है जो ये काउंट करता रहता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गई, कितनी बाहर आई, बस इतना पता है इसको। तो दिस एक्चुअली टेल्स यू काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, है ना, नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी बड़ा फ्लक्स आएगा, ज्यादा फ्लक्स आएगा। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी कम फ्लक्स आएगा। फ्लक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो है फ्लक्स को निकालने का, वो है E डॉट DA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। E डॉट DA आप कर लीजिए, आपको फ्लक्स मिल जाता है। प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालने का तरीका है, आप सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, काम खत्म हो जाता है। प्लेन सरफेस है, मान लो ये एक फोन है ना, प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर जानना है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, खत्म। कोई सा भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला, कोई सा भी। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने एक प्लेन सरफेस दे दिया और मान लीजिए बेटा वो प्लेन सरफेस एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है। क्या आपको इस डायग्राम में एक्स वाई प्लेन नजर आ रहा है? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कह रहा हूं मैं आपको, है ना, एक्स और वाई प्लेन। यहाँ पे जेड ऊपर दिया इन लोगों ने, है ना, एक्स वाई प्लेन ये वाला ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि इसका जो एरिया है, मान लीजिए इसका एरिया है, मान लीजिए ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ई नॉट। क्या आप मुझे बता सकते हैं तुरंत कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होगा? देखिए, अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए। कहने का मतलब इस सिचुएशन में जो एंगल होगा वो बिल्कुल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सिंपली ई इंटू ए, मैक्सिमम फ्लक्स होगा यहाँ पे। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब कितना एंगल होगा बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एरिया वेक्टर ऊपर 90 डिग्री एंगल, फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल बेसिक सवाल, आपने ये सब किया हुआ है। सिर्फ आपको एरिया वेक्टर पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, एंगल पता करना है, ई ए कॉस एंगल कर देना है। क्लियर एवरीवन, है ना? यस एवरीवन, बिल्कुल। इस पे सवाल आएंगे पीवाईक्यूज में, आ जाना आज, है ना। क्लोज सरफेस, चलो इसको क्रैक करते हैं ना। क्रैक किधर लिखा है? इधर, क्रैक। क्लोज सरफेस, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस, तो मान लीजिए एक स्फीयर हो सकता है, मान लीजिए एक क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं स्फीयर बोलता हूं तो याद रखिएगा किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर जाता हुआ नॉर्मल, बाहर निकलता हुआ नॉर्मल। एक स्फीयर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? वो लाइन जो इसके सेंटर से पास होती हुई दिखाई दे वो उसका नॉर्मल कहलाती है। तो ये सब इसके नॉर्मल है बेटा, ये सब इसके क्या है बच्चों? ये सब के सब इसके नॉर्मल डायरेक्शन है। दिस इज एक्चुअली नॉर्मल डायरेक्शन, तो आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर फ्लक्स निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस का तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बता देता हूं। ऐसा बोलते हैं कि एक स्फीयर रखा हुआ है, 3D स्फीयर, ये स्फीयर है मान लीजिए एक, ठीक है, स्फीयर रखा हुआ है और आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो इस स्फीयर में कितना फ्लक्स एंटर किया ये बताना है। हाउ मच फ्लक्स इज एंटरिंग द स्फीयर, फ्लक्स विच इज गोइंग इनसाइड द स्फीयर, ये आपको निकालना है। किसी भी एक सरफेस में कितना फ्लक्स अंदर गया। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, फ्लक्स एंटरिंग या फिर फ्लक्स लीविंग अगर पूछा गया है तो आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, है ना बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है?
अगर एक स्फीयर का शैडो बनाया जाए, एक तरफ से लाइट गिरा दो, उसका शैडो बनाओ, तो स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया बनता है बेटा सर्कल। तो इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया यहां पे बनेगा सर्कल। आप बस सर्कल का एरिया यहां पे डाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस निकालना है, तो ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, कितना एंटर किया है, नेट फ्लक्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कितना एंटर किया है इसकी बस मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ट्राइंगल में ये वाला क्वेश्चन आता है, देखो आपने फ्लक्स वाला क्वेश्चन किया होगा कोन के लिए। अगर यहां पे कोन दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोन में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स एंटरिंग निकालो। तो कोन का प्रोजेक्टेड एरिया होता है बेटा ट्राइंगल, इसका 2D शेप जो होगा वो ट्राइंगल होगा। एक्चुअली प्रोजेक्टेड एरिया ये है, अगर आप इसको बीच से ऐसे काट दो तो ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना बीच में, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। बीच से काट दो या फिर इसका शैडो बना लो, कुछ भी कर लो, है ना। यस, तो आप बस सिंपली लिख लो ई नॉट इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल कर लो, फ्लक्स आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो तब आती है जब आपसे इसी में नेट फ्लक्स पूछते हैं। आपसे यहां पे क्या पूछ लिया, नेट फ्लक्स बताओ, कि ये क्लोज सरफेस रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, नेट फ्लक्स बताओ। नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि फ्लक्स हमें बताता है कितनी नंबर ऑफ लाइंस अंदर गई या बाहर गई। आप यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लाइंस अंदर जा रही हैं, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लाइंस बाहर जा रही हैं, नेट निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पूछा जाए फ्लक्स एंटरिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल, कोन का प्रोजेक्टेड एरिया ट्रायंगल, सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्टेड एरिया अगर फ्लक्स एंटरिंग पूछा गया है किसी एक सरफेस पे। लेकिन अगर नेट फ्लक्स पूछा गया है तो जितना अंदर आया वो तो बाहर भी गया है, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। अब यहां पे आप देखेंगे चार्ज बाहर रखा हुआ था, गॉस ने यही बात पकड़ ली, इसी को पकड़ लिया और लॉ दे दिया, गॉस लॉ। उनको ये समझ में आ गया था कि अगर कोई चार्ज बाहर रखा होता है ना, तो उसकी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस पे फ्लक्स 0 आता है। ये बात उन्होंने पकड़ ली। फिर उन्होंने पता किया कि अच्छा, अगर चार्ज अंदर रखा हुआ, तो अगर चार्ज अंदर रखा होता है, किसी भी सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है चार्ज, तो फ्लक्स की वैल्यू आती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें याद रखना है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है बट हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है, अंदर रखा है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर रखा है तो 0। तो गॉस लॉ ने क्या बोला हमारे को, ठीक है, गॉस लॉ ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। गॉस लॉ में क्या बोला गया कि अगर आपके पास एक कोई भी क्लोज सरफेस है अजीबोगरीब शेप का, क्योंकि शेप पे फ्लक्स डिपेंड करता नहीं है, कोई सा भी शेप का आपके पास एक क्लोज सरफेस है, अगर यहां पे एक चार्ज रखा है अंदर Q1, एक चार्ज रखा है Q2, एक चार्ज रखा है बाहर Q3, तो गॉस लॉ ने बोला कि अगर आप इसका नेट फ्लक्स निकालेंगे, नेट फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी ए होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, E डॉट डी ए। उसका साइक्लिक इंटीग्रल किया गया है, यानी कि इस पूरे लूप के लिए उसको इंटीग्रेट किया गया है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फ्लक्स वही चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं। ये गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं, सिर्फ Q1 और Q2 हैं, Q3 की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस, नॉट ड्यू टू द चार्जेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा उसमें सिर्फ हम लोग Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्लियर हो गया, यस। चलिए, लेकिन कहानी में एक छोटी सी ट्विस्ट है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, ये सभी चार्जेस की वजह से आता है। दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो Q1 की वजह से भी आई है, वो Q2 की वजह से भी आई है और Q3 की वजह से भी आई है। ये पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो यहां पे एक क्लोज सरफेस है, चार्ज पार्टिकल बाहर रखा है, आपने बोल दिया कि इसका नेट फ्लक्स 0 होगा क्योंकि लाइन जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। लेकिन सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना 0 हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना। इस नमूने का फ्लक्स 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने प्रोड्यूस किया, तो इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये क्या करे, मर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा ही रहा है बेचारा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो तीनों की वजह से आती है, सभी की वजह से आती है। लेकिन हाँ, फ्लक्स जो आता है वो सिर्फ अंदर रखे हुए चार्जेस की वजह से ही आता है। क्लियर है, तो दिल बनाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। कितना भी बड़ा आप ले लो, फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहाँ रेडियस है, कोई रेडियस नहीं है। और दूसरा लॉजिक,
अगर आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने जाएंगे तो चाहे बड़ा सरफेस लीजिए, चाहे छोटा सरफेस लीजिए, चाहे कोई सा भी सरफेस लीजिए, सब में बराबर नंबर ऑफ लाइंस दिखने वाली हैं आपको। यहां पे भी उतनी ही लाइंस दिखेंगी जितना बड़े वाले में दिखेंगी। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस सेम है तो फ्लक्स भी सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सरफेस। फ्लक्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। आप चाहे यहां पे स्फेरिकल सरफेस ले लो, चाहे एक 3D अमीबा बना दो, यहां पे अजीबोगरीब कुछ भी बना दो, नंबर ऑफ लाइंस तो सब में बराबर जा रही है। देखो यहां पे भी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं छोटे वाले सरफेस को, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है बेटा बड़े वाले सरफेस को। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग बोथ द सरफेसेस इज सेम, देन फ्लक्स इज सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। शेप पे भी ये इंडिपेंडेंट होता है, फर्क नहीं पड़ता शेप से। क्या ये चार्ज के लोकेशन पे डिपेंड करता है? मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, सेंटर पे बिल्कुल, तो टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसी चार्ज को शिफ्ट करके थोड़ा बगल में ले जाऊं, पता है, तो भी टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो भी टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द चार्ज। हाँ, ऐसा मत बोलना कि अच्छा तब तो बाहर रख देते हैं चार्ज को तो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं, बाहर रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, बट अंदर आप कहीं पे भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर एवरीवन? यस, तो इंडिपेंडेंट कहीं पे भी रख दो सेम होने वाला है। आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं, इससे आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट की। आपको ना एक हेमिस्फेरिकल कटोरा गिवन है जो ऐसे बंद है, नीचे से क्लोज्ड है, हेमिस्फीयर है जो नीचे से क्लोज्ड है। अगर मैं एक चार्ज इसके अंदर यहां पे रख दूं Q, तो बताइए इस हेमिस्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? आप सभी बच्चे होशियार हैं, आप बता देंगे सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर रखा हुआ है। तो देखो सर सारी लाइंस इसी से तो होके गुजरेंगी, तो टोटल फ्लक्स इसी से होके जा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बंद है नीचे से, बंद, बहुत बढ़िया। अगर मैं सेम क्वेश्चन ले लूं, हेमिस्फीयर बंद है लेकिन चार्ज जो है वो यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, तो नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर अभी भी उतना ही आएगा सर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बंद है ना, वो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कई बार आपको ऐसा दे देते हैं कि अब ये हेमिस्फीयर नीचे से बंद नहीं है, खुला पड़ा है, खुला है, नीचे से खुला हुआ है, और चार्ज इसके सेंटर पे यहां पे रखा हुआ है, खुला है, ओपन है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा? अब Q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे जब ओपन सरफेसेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने, तो उसको पहले आपको क्लोज करना पड़ता है। अगर एक हेमिस्फीयर ऊपर है तो सिमेट्रिकली इसको क्लोज कैसे करोगे पता है? ताकि सिमेट्रिकली कर पाओ, नीचे से भी एक हेमिस्फीयर इस पे चिपका दो, ऐसे अपनी तरफ से, अपने घर से लगा दो बेटा, एक हेमिस्फीयर निकाल के, ठीक है, एक कटोरा घर से निकाला, इसके नीचे लगाया। अब ये एक क्लोज सरफेस बन चुका है, इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन टोटल का हाफ ही ऊपर वाले हेमिस्फीयर से जाएगा, और आपसे ऊपर वाले का ही तो पूछा गया है, Q बाई 2 आ जाएगा इसका। तो इसका ऊपर वाले का फ्लक्स, ऊपर वाले हेमिस्फीयर का फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब यह है कि जबरदस्ती उसको क्लोज सरफेस बनाओ, टोटल लिखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखो उसका कितना फ्रैक्शन ऊपर वाले से जा रहा है, जिससे हमसे पूछा गया था कि फ्लक्स कितना जाएगा। हमसे पूरे हेमिस्फीयर का नहीं पूछा गया था, हमें तो सिर्फ ऊपर वाला डब्बा दिया गया था, इतना सा, हमें तो सिर्फ इतने सा का बताना है ना, तो वो तो टोटल का हाफ ही होगा। यस, अब इसमें क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं। आज प्रीवियस ईयर में एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था कि क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, वो करवाते हैं आपको PYQ में, बट आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अगर ओपन सरफेस गिवन है तो पहले क्लोज बनाइए उसको, क्लोज बनाने के बाद फिर देखिए क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस पे आज एक क्वेश्चन होगा PYQ का, बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड नाउ। गॉस लॉ हो ही गया, मैंने आपको कराई दिया गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, KQ/R, है ना बच्चों, KQ/R। इसकी जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, थोड़ा सा समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल बेटा Q1, और एक चार्ज पार्टिकल बहुत दूर है, बहुत दूर, इंफिनिटी पे है, Q2, बहुत दूर है, इससे बहुत ज्यादा दूर है। अगर उस Q2 को पकड़ के आप Q1 के पास लाते हैं, यानी कि यहां से इसको उठा के इसके पास ले आते हैं, पास लाने के बाद इनके पास बहुत सारी नजदीकियां आ चुकी हैं, ये R डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो बता आपको वर्क करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि उठा के आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसको खींच के ला रहे हो ना, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा।
जो वर्क आप करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बहुत दूर से लाए ना आप, इन्फिनिटी से लाए, तो वहां से लाते 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 आपको वर्क करना पड़ा, जो वर्क आपने किया इस सिस्टम पे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। इसमें एक रेफरेंस होता है कि अगर इन्फिनिटी पे निकाली जाए पोटेंशियल एनर्जी तो वो जीरो होती है। दिस इज द रेफरेंस। ये इन्फिनिटी पे था ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अभी जीरो थी। बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी पे जीरो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आर डिस्टेंस पे आ गया तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर है। इस फॉर्मूले में चार्जेस को विथ साइन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे आंसर गलत सलत आ जाएगा। तो साइन रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी बिना साइन के मत रखना। अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है वहां पे। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन अगर आप यहीं पे पोटेंशियल निकालना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहते हैं आप, पोटेंशियल चाहते हैं, तो पोटेंशियल में सिंपली के क्यू बाई आर आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वही वाला लॉजिक जो आपने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया था, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में है के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर। अगर उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो वो पोटेंशियल बन जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सिर्फ के क्यू बाई आर बच जाता है। राइट है बच्चों, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अगर आपके पास ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए यहां पे ये डायग्राम देखिए आप, है ना। एक सेकेंड, हाँ, ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4 है, Q5 है, Qn तक है। पता है सबसे अच्छी बात क्या है पोटेंशियल की? ये स्केलर क्वांटिटी है। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो अभी हवा टाइट हो जाती भाई, कि इसका इधर आएगा, उसका उधर आएगा, इसका इधर आएगा, आप जोड़ते रहो वेक्टोरियली। स्केलर है पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्शन की, सीधा पकड़ के जोड़ दो। तो टोटल आंसर जो आपका आएगा वो होगा के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री। चुपचाप सभी को पकड़ के जोड़ दिया, आंसर आ गया। सबसे अच्छी बात है स्केलर क्वांटिटी है, बड़ी आसानी से जोड़ जाड़ दो, आंसर आ जाता है। ठीक है। रिंग के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है, ये सवाल भी कई बार आपसे पूछा जाता है। रिंग के एक्सिस पे बताइए कितना पोटेंशियल होता है। देखिए, अगर आपने एक रिंग कंसीडर किया, इसका एक एक्सिस लिया, ठीक है। एक्सिस पे मान लीजिए बेटा डिस्टेंस है यहां से यहां तक का x, और कहां पे है चार्ज? सेंटर से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है। अगर आप सोचो कि जो भी चार्ज होगा सरफेस पे, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ कितना होगा जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, उसका डिस्टेंस होगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही तो है, पाइथागोरस थ्योरम। x ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला r है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा चार्ज का उस पॉइंट के साथ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना पता है? सिंपली के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारे चार्जेस उतनी ही दूरी पे होते हैं, सारे के सारे चार्जेस उतनी ही दूरी पे होते हैं। तो यहां पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी पेरीफेरी पे चार्जेस हैं सारे उतनी ही दूरी पे हैं। तो जैसे आपने यहां पे सभी को ऐड कर दिया था, टोटल ऐड कर दिया था, यहां पे भी टोटल ऐड कर दोगे। टोटल ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? के टोटल चार्ज ऑन द रिंग अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अदरवाइज अगर आपने कभी एनसीईआरटी पलट के देखी है, तो यहीं पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसी केस में रिंग वाले केस में, तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है। डायरेक्शन, उसका कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, इंटीग्रेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। वो वेक्टर था इसलिए करना पड़ता है। ये स्केलर है, कुछ नहीं करना। हर एक चार्ज उतनी ही दूरी पे है, सबको जोड़ दिया, टोटल चार्ज आ गया। क्लियर है बेटा? तो दिल बनाइए और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जो रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो कुछ ऐसा होता है, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से एक सवाल भी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा माइनस डीवी बाई डी आर। ये आपने वर्क पावर एनर्जी में भी सीखा है, इस पे मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे है हमारे प्रीवियस ईयर में, वो हम वहां पे कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गिवन है, तीनों में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लंबा सा फॉर्मूला बनता है, बहुत आसान है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, है ना, एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये कौन सा डिफरेंशिएशन कहलाता है बच्चों? इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन सुनते ही बच्चा परेशान,
परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना तो y और z को कांस्टेंट ले लेते हो, y के रेस्पेक्ट में करते हो ना तो x और z को कांस्टेंट, और z के रेस्पेक्ट में करते हो तो x और y को कांस्टेंट। इसका एक क्वेश्चन अभी होगा 7:30 बजे, तैयार रहो, ठीक है ना। 7:30 वाली क्लास में इसका एक क्वेश्चन होगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं करवाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है ना बेटा, वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी आसान होता है। मजे की बात तो ये है, नॉर्मल में बल्कि आपको ज्यादा दिक्कत होगी, पार्शियल में कम दिक्कत होती है, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। x को छोड़ के सब कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, यहाँ पे y को छोड़ के सब कांस्टेंट हो जाएगा, z को छोड़ के सब कांस्टेंट हो जाएगा। सवाल करते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, क्यों टेंशन लेते हो आप, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, स्फीयर्स। ये तो पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी हो गया, है ना, और उस पर क्वेश्चन भी हो जाएगा अभी क्लास में। एक दो क्वेश्चन और करेंगे पोटेंशियल वाले, मस्त वाले। अब आ जाते हैं स्फीयर में। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो मेनली दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के, वैसे तो चार होते हैं, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए ना तो दो ही टाइप है। कौन कौन सा टाइप है देखो अभी आप, ठीक है। देखो पहला टाइप है ये वाला, पहला टाइप है ये वाला, ये गोल नहीं बन पाया प्लीज इसको स्फीयर मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पहला टाइप है जहां पे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं, ठीक है बेटा। चार्जेस कहां पे होते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं सर। इसमें कौन कौन सा केस समाहित है आपको पता है, मैं लिख देता हूं नीचे। इसमें समाहित है हॉलो कंडक्टिंग। अब देखो यार, हॉलो है तो सरफेस पे ही होगा, अंदर कहां से होगा। इसमें है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। अब यार वही बात है ना, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, है तो ससुरा हॉलो, हॉलो है तो अंदर कहां से चार्ज आएगा, बाहर ही होगा। बट इसमें एक और अजीब सी चीज इंक्लूडेड है और वो है सॉलिड कंडक्टिंग। सर ये सॉलिड है आप कह रहे हो, तो सॉलिड में कैसे अंदर चार्ज नहीं है। अगर सॉलिड कंडक्टर लिया जाए, सॉलिड लिया जाए, यानी कि हर जगह मास प्रेजेंट है, अंदर से खोखला नहीं है वो, हर जगह मास प्रेजेंट है, लेकिन है वो ससुरा कंडक्टर। तो क्या होता है ना, अंदर जो दो चार्ज आसपास है ना, उनके बीच में खूब घमासान युद्ध होता है। जैसे एक घर में एक भाई और बहन है, खूब लड़ाई चलती है दोनों के बीच में, लड़ाई करके दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को दूर भगा दें। तो ये इसको दूर भगाने की कोशिश करता है, ये इसे दूर भगाने की कोशिश करता है, और क्योंकि ये कंडक्टर है, चार्जेस का फ्लो होना पॉसिबल है। तो चार्जेस फ्लो करते करते यहां आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। अब सरफेस से बाहर तो नहीं जा सकते, ऐसा थोड़ी है घर छोड़ के ही निकल गए, लड़ाई हो गई तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है बाहर निकल जाएगा चार्ज, सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो है तो ये सॉलिड, बट क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग नेचर होने की वजह से इसके चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। क्लियर 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 बेटा, यस, बहुत बढ़िया। तो हॉलो कंडक्टिंग ले लो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग ले लो, चाहे आप सॉलिड कंडक्टिंग ले लो, तीनों में सरफेस पे ही चार्ज होगा। अब इसके बाद एक आता है अलग से, और वो होता है बेटा आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसमें क्या होता है, पूरे जगह चार्ज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, हर जगह चार्ज होता है। इसमें आप अंदर भी चार्ज पाएंगे, है ना। एवरीवेयर चार्ज विल बी एक्चुअली प्रेजेंट, एवरीवेयर द चार्ज विल बी प्रेजेंट। अच्छा ये भी तो सॉलिड था, ये भी तो सॉलिड था, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग। तो इसमें भी इन चार्जेस के बीच में लड़ाई हो रही है। ये चाहते हैं, एक दूसरे को देखना बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे, ये चाहते हैं कि एक दूसरे से दूर चले जाएं, लेकिन है यहां नॉन कंडक्टिंग नेचर, इंसुलेटिंग नेचर है, फ्लो नहीं कर सकते। अंदर से दिल में बहुत दुख हो रहा है इनको, चाहते हैं एक दूसरे को मार के उसको उधर भगा दें, खुद इधर भाग जाएं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। तो बेटा बेसिकली दो टाइप के स्फीयर हैं, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग इधर आ गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इधर आ गया, है ना। यस, ये दो टाइप के हैं। आइए अब देखते हैं सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले लेते हैं हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, बोले तो जिनका चार्ज रहेगा हमेशा सरफेस पे। आ जाओ बेटा फटाफट इसको खत्म करते हैं, है ना, बढ़िया टॉपिक है। आपको पता है ना ये बात कि इससे सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर्स फेवरेट है बेटा, एग्जामिनर को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत प्यार है इससे, अलग लेवल का प्यार है इससे। मेरा ना फ़ोन की बैटरी जाने वाली है, मैं तुम्हारा चैट पता नहीं कैसे देख पाऊंगा, बट चलो अभी तो चल रही है, शायद चल जाए 7 बजे तक, 7 बजे तक सेशन ओवर हो जाएगा बेटा, फिर 7:30 बजे अपन प्रैक्टिस करेंगे। देखो सर को पता था कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्रैक्टिस सेशन 7:30 बजे का कर लिया आज पहले से ही, बड़े स्मार्ट सर है तुम्हारे। हाँ लेकिन कल जैसे लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन है उसकी थ्योरी तो मैं
जल्दी खत्म कर लूंगा, 1.5 घंटे में हो जाएगा थ्योरी। तो कल का स्पेशल क्लास अपन 7 बजे रख लेंगे। चलो भाई बताओ, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस केस में अगर मैं एक पॉइंट अंदर ले लूं पॉइंट ए, एक पॉइंट बाहर ले लूं पॉइंट बी, तो बताओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि अगर आप ए पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये मान लीजिए आपका गॉसियन सरफेस है, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, उसके अंदर जो चार्ज है वो जीरो है। चार्ज जीरो है एवरीवेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं बी पे पूछ लूं आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और अगर मैं कह देता हूं कि बी का डिस्टेंस सेंटर से आर है, आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, कैपिटल आर इज द रेडियस। समझना दोनों के बीच का डिफरेंस है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, कैपिटल आर इज द रेडियस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज गिवन बाई के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर ये क्यू चार्ज है तो। सिंपल लॉजिक है, बाहर वाले पॉइंट पे ऐसा मान लो कि ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज है, बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। खत्म हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं बाहर वाले पॉइंट पे, बी मतलब बाहर, ए मतलब अंदर, है ना। अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं बाहर वाले पॉइंट पे, तो सिंपली फॉर्मूला हो जाता है के क्यू बाई स्मॉल आर। पता है क्यों हुआ ऐसा? वही है ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा लग रहा है बाहर से देखने पे तो ई ससुरा तो कोई पॉइंट चार्ज लग रहा है, छोटा सा स्फीयर है, बाहर से दिखने लगता है अरे पॉइंट चार्ज है भाई, पॉइंट चार्ज पे चार्ज क्यू है तो के क्यू बाई आर। खत्म हो गई बात। लेकिन ये जो अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। देखना अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। अंदर वाले पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? है सर, बिल्कुल जीरो है सर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं माइनस डीवी बराबर ई डॉट डी आर, तो जरा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह जीरो है, हर एक पॉइंट पे जीरो है, तो इसका मतलब माइनस डीवी जीरो हो जाएगा। हाँ, हर पॉइंट पे माइनस डीवी जीरो हो जाएगा। और डीवी जीरो होने का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये थ्योरी आपको आनी चाहिए, ये थ्योरी आपको आनी चाहिए। अंदर वाले पॉइंट की बात चल रही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डीवी जीरो हो जाएगा, डीवी जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। इसको प्यार से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको प्यार से क्या पुकारा जाता है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस कंडक्टर और दिस हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर जो भी कह लो, इट बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल है ना, तो V इनसाइड V सरफेस के बराबर हो जाता है। यानी कि सरफेस पे जो भी पोटेंशियल लोगे आप, वही पोटेंशियल अंदर भी आएगा, सेम टू सेम एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है। सरफेस का पोटेंशियल बराबर अंदर का पोटेंशियल। और बेटा सरफेस का पोटेंशियल तो आप के क्यू बाई कैपिटल आर लिख ही सकते हो, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल दो यहाँ पे आउटसाइड वाले पॉइंट पे, तो सरफेस का पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखो भाई, V इनसाइड का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई कैपिटल आर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि कैपिटल आर चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल आर रेडियस है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। दिल बनाइए, ग्राफ बनाते हैं फिर इसका। बेटा दिल बनाओ, फिर इसका ग्राफ बनाना सिखा देता हूं तुम्हें, है ना। अरे क्लियर तो हो रहा है ना बेटा, क्लियर तो हो रहा है ना बच्चों? हाँ, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इस साइड में जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो देखना कैसा बनेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मुझे नहीं पता इस टॉपिक से इतना प्यार क्यों है एग्जामिनर्स को, बट है, कुछ नहीं कर सकते, है तो है। देखो भाई, अगर आप यहां पे मान लो आर बराबर कैपिटल आर है, मतलब ये वाला पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट हो गया, तो बताइए अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना दूं? अंदर आर से पहले अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो, नील बटा सन्नाटा, डन एंड डस्टेड, जीरो। जीरो दिख रहा है सभी को, है ना। लेकिन आर बराबर कैपिटल आर पे पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सोचो ना, यहां पे कैपिटल आर डालोगे तो अचानक से सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भाई, ट्रिगर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, ये नीचे जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि आप जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे, देखो यहाँ पे स्मॉल आर है ना, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्लियर है? दिल बनाइए, फटाफट आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ाएं, है ना। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दिया हमारे बच्चों ने। अब हमारे बच्चे बनाएंगे ग्राफ पोटेंशियल का। कम थोड़ी है हमारे बच्चे, है ना, हमारे प्यारे बच्चे कम थोड़ी हैं, पोटेंशियल का भी ग्राफ बनाएंगे भाई। देखो पोटेंशियल वर्सेस आर,
बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी अंदर, पोटेंशियल भी जीरो है क्या? नहीं, पोटेंशियल तो बल्कि कांस्टेंट है। देखो ना ये वाला वैल्यू देखो ना, कांस्टेंट है। क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो इसका ग्राफ भी एकदम कांस्टेंट बनता है ऐसे इनसाइड पॉइंट पे। कांस्टेंट दिख रहा है सभी को, अप टू कैपिटल आर। कांस्टेंट कितनी वैल्यू है सर उस कांस्टेंट की? के क्यू बाई कैपिटल आर है कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे कंडक्टर के, बाहर निकल गए आप, तो के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा फॉर्मूला। के क्यू बाई स्मॉल आर, अंदर कैपिटल आर है, सब जगह कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर निकलते ही ये धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, विथ वेरिएशन 1 अपॉन आर, विथ वेरिएशन 1 अपॉन आर। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, पानी पी लेता हूं, आप देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, वैसे पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। माइक फिर से निकल गया यार। चलो बेटा क्लियर है ना, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ जाए ना बेटा, यस बहुत बढ़िया। मजा आया? 15-20 मिनट और, 7 बजे तक क्लास चलेगी बस, है ना? पूरा करा के जाऊंगा, ऐसा थोड़ी बीच में छोड़ दूंगा, पूरा करा के जाऊंगा बेटा। रियल वन शॉट वीडियोस हैं ये, रियल वन शॉट रिविजन्स हैं बेटा ये, इसमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा। चलिए अब दूसरा वाला केस फटाफट खत्म कर लेते हैं, स्फीयर खत्म हो जाएगा, फिर अपना डाइपोल बच रहा है बस, है ना? और डाइपोल तो छोटा सा टॉपिक है यार, वो जल्दी जल्दी हो जाता है अपना, ठीक है? आ जाओ फटाफट करते बेटा, आ जाओ, कमान 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 एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है? स्फीयर नहीं बन पाया, अंडे का फंडा बन चुका है, बट कृपया हमारी बात को समझिए, भावनाओं को समझिए बेटा। डायग्राम में क्या रखा है ये लीजिए, हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज भरा पड़ा चार्ज, अरे भाई अरे रे रे रे, हर जगह चार्ज है भाई। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट अंदर ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बाहर बी। बेटा यहाँ पे ना अंदर वाले पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो जीरो नहीं आता है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, ये सेम फॉर्मूला आप ग्रेविटेशन में भी याद करते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। बाहर वाले पॉइंट पे निकालोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, जो पहले वाले में लिखा था, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस स्फीयर इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो के क्यूब बाई आर स्क्वायर, सिंपल है। अगर आप अंदर वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला आएगा, अभी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे निकालेंगे, बाहर वाले पॉइंट पे, तो फॉर्मूला सिंपल है बेटा, के क्यू बाई स्मॉल आर। अंदर वाले पॉइंट पे वही वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, फिर अंदर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। प्रिंटेड फॉर्म में है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये वाला फॉर्मूला, के क्यू बाई 2r 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाई 2r 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पे भी एक और स्क्वायर आ जाता है तो यहाँ पे आर क्यूब बन जाता है बेसिकली। बच्चों ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, बहुत सारे बच्चों को याद होगा भी नहीं है तो कर लीजिए, इसमें थोड़ा इनसाइड पॉइंट का चक्कर रहता है, थोड़ा फॉर्मूला तो याद करना पड़ता है। तो अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इस फॉर्मूले से दिया जाता है, बाहर वाले पॉइंट का तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला है, तो बस अंदर अंदर का चेंज हो रहा है। वहां पे देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी वहां पे, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, के क्यू आर बाई आर क्यूब होती है। वहां पे अंदर के क्यू बाई कैपिटल आर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती थी, यहाँ पे के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड, चारों पॉइंट का हो गया। ग्राफ देख लो अब आप, है ना, ग्राफ देख लो बेटा फटाफट से। फिर डाइपोल बच रहा है, डाइपोल हो जाएगा 10 मिनट में, टेंशन मत लो आप। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इधर आर लिख लेते हैं। बताओ तो बेटा अंदर वाले पॉइंट पे कैसा वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ना, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट ही है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है सबसे पहले। ओहो, स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है यहाँ पे। अब जैसे ही आप कैपिटल आर तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज होता है, उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ, ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू आर वाला फॉर्मूला। तो शुरू में लीनियरली इंक्रीजिंग, उसके बाद बाहर ऐसे डिक्रीजिंग विथ 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल का बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो पोटेंशियल में जो बाहर का पॉइंट है उसका ग्राफ तो सेम बनेगा। अगर मैं पहले ही आपको बाहर के पॉइंट का ग्राफ बता दूं ना, तो बाहर का तो ऐसा ही बनेगा पहले जैसा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अंदर का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो
अगर आप अंदर वाले पॉइंट पे सेंटर की बात करते हो, सेंटर मतलब स्मॉल r बराबर 0, तो बता सकते हो क्या कि पोटेंशियल कितना आएगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर r बराबर 0 रख लो, आंसर आएगा 3kq डिवाइडेड बाई r। चेक करो बेटा, सॉरी 3kq बाई 2r, माय बैड। चेक करो आ रहा है? अरे कुछ नहीं करना है, स्मॉल r को 0 रखना है भाई। तो ये आ जाता है 1.5 kq बाई r। पता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। कहां पे होता है सर मैक्सिमम पोटेंशियल? सेंटर पे, r बराबर 0 पे। तो ये ग्राफ भी ना काफी ऊपर से स्टार्ट होता है इसका, यहां कहीं से 1.5 टाइम्स kq बाई r, बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है। देख रहे हो आप, r बराबर 0 पे ग्राफ एकदम ऊपर जा चुका है, और फिर यहां से ये ग्राफ चल के यहां पे आ जाता है, यहां पे, और फिर ये इसका कंटिन्यूएशन हो जाता है। ये इसका ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो सेंटर पे मैक्सिमम, यहां पे अगर आप निकालोगे r बराबर r पे, तो यहां पे आएगा kq बाई कैपिटल R, उसके बाद बाहर चले जाओगे तो कम होता जाएगा, ठीक है। यस एवरीवन, एक बार जल्दी से देख लो तो बेटा दोनों ग्राफ को क्लियर हो रहा है क्या? बहुत आसान है, बस यही थोड़ा सा अलग है, यही वाला पार्ट बस थोड़ा सा अलग है। ये जो ग्राफ यहाँ पे ऐसे बना है, इतना बस आप याद रख लो, बाकी बाहर वाला तो सेम ही बना है जो पहले भी बना था। तो इसका ग्राफ हो गया, इसका भी ग्राफ हो गया। ये सब शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके, क्या पता आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं या नहीं, और ये सारा आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में। फटाफट रिवाइज कर लेना। दिल बनाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं, दिल बनाओ। स्फीयर का टॉपिक भी खत्म हो चुका है, दिल बनाओ, आखिरी टॉपिक पे आ गए अपन। चलते चलते अपन आखिरी पे आ गए, है ना? यस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, बहुत पास पास रखे होते हैं, बहुत नजदीकियां होती है बेटा इनके बीच में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि बहुत पास पास रखे हुए दो चार्जेस हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक माइनस क्यू है, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस क्यू है ना? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है बेटा पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू लेंथ, अगर इनके बीच का लेंथ एल है तो, ठीक है। इनके बीच का अगर लेंथ एल है तो क्यू इंटू एल हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके पास एक डाइपोल है, मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है पी वेक्टर, अगर इसके सेंटर से एक डिस्टेंस लिया जाए यहां पे आर डिस्टेंस, और अगर थीटा एंगल है यहां पे, और यहां पे निकाली जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, वो होता है बेटा kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन नॉट नीडेड, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, बोर्ड्स के लिए है, नीट के लिए नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है kp बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक्सिस पे निकालनी है, यहां पे निकालनी है, तो यहां पे आप एंगल की वैल्यू 0 डाल दो। देखो ना, एंगल ऐसे थीटा लिया है, एक्सिस पे वो एंगल 0 हो जाएगा। अगर आप एंगल 0 डालेंगे तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसका डायरेक्शन इधर होता है, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन है ना उधर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर। अगर यही चीज आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना चाहें, यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहां पे आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। इसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, तो आप यहां पे लिख लो ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90, समझ में आया ना क्यों 90 लिया है? अरे यार ऐसे डाइपोल है, हमारा डायरेक्शन ऐसे लिया गया है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री डाल देते हैं तो मैग्नीट्यूड आता है kp बाई आर क्यूब, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आ जाती है, यानी कि डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसीलिए कई बुक्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, ताकि आपको ये बात याद रहे कि यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन अलग अलग है। दिल बनाओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये स्लाइड भी चेंज हो जाता है कई बार अपने आप ना इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डन एंड डस्टेड है बेटा, बस लास्ट टॉपिक है, खत्म हो रहा है ना? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किसी भी पॉइंट का आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल पे बात करते हैं। पोटेंशियल भी अगर आप निकालना चाहो किसी भी डाइपोल का पोटेंशियल, तो किसी भी डिस्टेंस r पे, किसी भी एंगल थीटा पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 रख दीजिए। अगर आप डाइपोल के पीछे की तरफ निकालना चाहते हैं, इधर इधर यहां पे निकालना चाहते हैं पीछे,
तो थीटा की वैल्यू 180 रख दीजिए। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर आएगा kp/r²। चेक कर लो भाई, cos 0 इज 1। अगर आप 180 रखेंगे यानी कि डाइपोल के पीछे निकालेंगे, 180 रख के, तो आंसर आएगा -kp/r²। भाई साहब cos 180 इज -1। और अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, तो 90 डिग्री cos 90 इज 0, यहां पे आएगा 0। डन एंड डस्टेड। कहीं पे भी आपसे पोटेंशियल पूछ लें आप निकाल लोगे। थीटा एंगल बोल दिया kp/r² इंटू कॉस थीटा। एक्सियल पॉइंट बोल दिया सामने की तरफ kp/r², पीछे की तरफ बोल दिया -kp/r²। डन है क्या बेटा? पोटेंशियल डन हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डन हो गया। अब बात करते हैं, अगर किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो देखो क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखो, मान लो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म है कैसे पता चला? इनके बीच का स्पेसिंग सेम है, सेम स्पेसिंग रखिए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, एक डाइपोल यहां पे रख दो, यहां पे -q चार्ज, यहां पे +q चार्ज। तो उस +q चार्ज पे देखो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उधर लगेगा। -q चार्ज पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब किसी रॉड पे एक फोर्स इधर लगा दें, एक फोर्स इधर लगा दें, तो ये घूम नहीं जाएगा ससुरा? आपको नहीं फील होता तो ऐसे कर लीजिए, आप अपने दोस्त को बोलिए कि तू मेरा कान पकड़ के इधर खींच, एक दोस्त को ऐसा बोलो, और दूसरे दोस्त को बोलो मेरी टांग पकड़ के एकदम नीचे से पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींच, उस तरफ, दूसरी तरफ। तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, मस्त घूमते हुए एकदम स्लो मोशन में धड़ाम से गिरोगे तुम, क्योंकि तुम पे एक टॉर्क लग गया, घुमा दिया गया तुमको पकड़ के। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ी चोट वोट लगे तो ट्राई मत करिए, बट इससे समझ लीजिए, एक फोर्स उधर, एक फोर्स नीचे से उधर, ट्विंग हो जाओगे, गिर जाओगे, है ना, गोल घूम जाओगे। तो बेटा यहां पे टॉर्क लगता ही लगता है। उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो दिया जाता है P×E के द्वारा। क्या फॉर्मूला है बच्चों? P×E फॉर्मूला है सर, बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? PE sin थीटा। अच्छा, मतलब टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है। ओह, टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है। ये देखो, ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब देखो एंगल के साथ क्या इसका रिलेशन है, समझते हैं, मजा आएगा। टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है भाई, अभी भी पता चला है कि टॉर्क एंगल पे डिपेंड करेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बस लास्ट टॉपिक है बेटा। वैसे बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आप लास्ट तक बैठे, पूरा चैप्टर रिवाइज करके जाओगे आप। मान लो डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ है, कितना एंगल है दोनों के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो पता है टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि PE sin 0, sin 0 0। ओहो, टॉर्क 0 होता है कब? थीटा बराबर 0 पे। इसको हम प्यार से कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। आप बोलेंगे सर रोटेशन का केस है, फोर्स भी तो 0 होना चाहिए। फोर्स तो ऑलरेडी 0 है। देखो, एक फोर्स आगे, एक फोर्स पीछे, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स 0। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, फोर्स हमेशा 0 होता है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे E2 है, तब 0 नहीं होगा फोर्स, क्योंकि वहां पे कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी E, इधर भी E, तो उधर भी QE, इधर भी QE, QE QE UI, खत्म। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, वहां पे E1, यहाँ पे E2, तो वहां पे QE1, यहाँ पे QE2, अलग अलग नहीं होगा 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ डाइपोल हमेशा उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स हो सकता है। यस, चलिए आगे आते हैं। तो इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि फोर्स तो पहले ही 0 है भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, फोर्स 0, टॉर्क 0, इक्विलिब्रियम। एक और केस है जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, अगर डाइपोल इधर है, रूठ गया इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल ही, है ना, थीटा बना लिया उसने 180 डिग्री। सोचो अगर 180 डिग्री बना, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो गई, साइन 180 भी 0 होता है, तो अगर आप टॉर्क निकालेंगे यहां पे भी 0 आएगा, फोर्स तो 0 है ही, यहां पे भी इक्विलिब्रियम। बेटा कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल हैं किसी डाइपोल के जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? दो पोजीशन पॉसिबल हैं। एक तब जब थीटा 0 हो जाए, एक तब जब थीटा 180 हो जाए। अब मजे की बात यह है कि इसमें से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल होता है, और ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। आपने सुना होगा ना, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल का मतलब अगर आप डाइपोल को ऐसे छेड़ दो, थोड़ा सा ऐसे टोइंग कर दो तो वापस आ जाएगा। स्टेबल है, ऐसे कर दो वापस आ जाएगा। अनस्टेबल,
थोड़ा सा भी हिला दो चला जाएगा वो, वहां से उसी डायरेक्शन में निकल लेगा, वापस कभी नहीं आएगा। स्टेबल कोई भी चीज तब होती है जब उसके पास एनर्जी की कमी होती है। स्टेबल तब होती है बेटा जब उसका जो एनर्जी है ना वो मिनिमम है। अब जैसे तुम्हारी पॉकेट मनी मान लो दिन की 2 रुपए है, तो 2 रुपए में तो आजकल टॉफी भी नहीं मिलती है, 5 स्टार भी लेने जाओ ढंग का कोई भी डेयरी मिल्क भी लो छोटा सा तो 5 रुपए मिलता है। तो तुम स्टेबल रहोगे, तुम बोलोगे 2 रुपए आज हैं, कल 2 रुपए आएंगे, परसों 2 रुपए आएंगे, इकट्ठा करके कुछ खाऊंगा, तब तक घर पे ही रहता हूं, कहाँ जाऊंगा। एनर्जी कम तो स्टेबल, घर पे बैठे हो। इस नमूने की पॉकेट मनी है 500 रुपए, तो ये बाइक भी उठाएगा, बाइक में पेट्रोल भी भरवाएगा, 100 रुपए में 1 लीटर आ जाता है भाई, 400 रुपए फिर भी बच रहे हैं, फिर कैफे में भी जाएगा, खुद भी कॉफी पिएगा, किसी और को भी पिलाएगा। समझ रहे हो? अनस्टेबल हो गया, निकल लिया घर से बाहर। तो अनस्टेबल तब होता है जब एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एनर्जी वहां पे मिनिमम कैसे हुई, यहां पे मिनिमम मैक्सिमम कैसे हुई, तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई, है ना, जिसको आप लिख सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा। यस सर, दिस इज एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। जब एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर मैं एनर्जी यहां पे निकालू इस वाले केस में, तो फॉर्मूला क्या बताया सर ने? एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा। कॉस 0 रखो, 0 एंगल है ना इस वाले केस में, 0 रखो, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस पी ई, नेगेटिव एनर्जी। भाई कर्ज में जी रहा है लड़का, पॉकेट मनी थोड़ी तो बढ़ा दो, पेरेंट्स को बोल रहा हूँ थोड़ी तो बढ़ा दो, बेचारा कर्ज में है, बाहर निकलता है तो गुंडे पीछे भागते हैं, 2000 रुपये कब लौटा रहा है तू हमारे, समोसे खाते 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 2000 का कर्ज हो गया बेचारे पे। अब इतने कर्ज में है, नेगेटिव एनर्जी में, तो घर पे ही रहेगा ना, स्टेबिलिटी तो खतरनाक रहेगी ना इसकी। घर वाले बोलेंगे बाहर जाके शक्कर लिया, बोलेगा मैं नहीं जा रहा, मैं गया तो पिटूंगा आज बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मुझे बनिए पीटने के लिए, घर पे बैठूंगा मैं, स्टेबल रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। यहां पे क्या सीन है, 180 डिग्री का एंगल है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 होता है बेटा -1, तो इसकी एनर्जी है पीई। इसका कर्ज तो छोड़ो, इसके पास पैसा ही पैसा है। घर वाले नौकर को भी बोलते हैं ना, रामू जाके 2 किलो सब्जी ले आ, बच्चा बोलता है मैं जाऊंगा, रामू को क्यों परेशान करते हो, मैं जाऊंगा, मेरे पास पैसे हैं, घूम के आऊंगा, समोसे खा के आऊंगा, मैं जाऊंगा, बाइक में जाऊंगा, भले ही 100 रुपये पेट्रोल है और भले ही सब्जी की दुकान 200 मीटर है, बट जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा, रामू नहीं जाएगा। रामू घर पे बैठो, नया रामू मैं हूं, है ना। अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल, छोटी छोटी बात पे निकल जाता है। तो ये कहानी है बेटा इसकी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम 2 जगह पाया जाता है डाइपोल का, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। 0 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है क्योंकि वहां पे एनर्जी मिनिमम होती है। 180 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है क्योंकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कई बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सर हमें तो ऐसा लगता था कि डाइपोल की मिनिमम एनर्जी तो 90 डिग्री पे होती है। देखो सर कैसे, क्या कह रहा है बच्चा, देखो बच्चे की बात सुनते हैं, डाउट आया बच्चे का। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, मान लो डाइपोल को ऐसे रख दिया मैंने, मान लो डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, तो सर बताओ एंगल कितना हुआ? मैंने बोला 90 हुआ। तो कहता सर यही तो है 0। मैंने बोला कैसे? कहता देखो सर मेरी मैथमेटिक्स देखो, माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 0, एनर्जी 0, तो सर मिनिमम। अरे भाई 0 मिनिमम नहीं होता, 0 से भी छोटे नंबर्स होते हैं, एनर्जी इसके स्केलर क्वांटिटी है ये, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर मैं लिख दूं -2 एनर्जी और 0 एनर्जी, तो कौन हुआ मिनिमम भाई, तुम ही बताओ। -2 हुआ ना मिनिमम। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो। कई बार ये क्वेश्चन आया है, पूछते हैं बताओ डाइपोल की मिनिमम एनर्जी कौन से एंगल पे होती है, तुम 90 लिखते हो, 90 पे होती है, क्यों? क्योंकि 0 होती है। अरे भाई 0 से भी कम होता है कुछ इस दुनिया में, और वो तब होता है जब एंगल 0 डिग्री हो। 0 डिग्री पे एनर्जी -PE हो जाती है, नेगेटिव। तो यही सबसे ज्यादा मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है किसी भी डाइपोल का। अच्छा, कई बार कहते हैं डाइपोल को इधर से उठाओ उधर ले जाओ, जैसे डाइपोल की कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना। इधर से उठाओ, 0 से उठाया 90 पे ले जाओ, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पता है ना, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जानते हो ना, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी निकालो, वहां की एनर्जी निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड हो गया बेटा, है ना। जैसे मान लो वो 0 पे है तो अभी उसकी एनर्जी -PE है, यहां से उठा के 90 पे ले जाना तो वहां पे एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल एनर्जी -PE, तो डिफरेंस कितना आएगा? PE। तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में पहले कि बताइए कितना वर्क लगेगा उसको रोटेट करने में, है ना। तो ऐसे अपन निकाल लेते बेटा, ठीक है। मजा आया बच्चों सेशन में आज बहुत, है ना, सारा कुछ हो गया, देख रहे हो। एक लास्ट चीज बता देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा 3 टाइप के होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम है।
अगर आपके पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल। तो ये पहला इक्विपोटेंशियल है, प्लेनर। कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, सारी की सारी। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना, इसको थोड़ा पेंट कर देता हूं मैं, थोड़ा लाल कलर से, है ना। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, सुना तुमने ये वाला गाना? बहुत पुराना है, बहुत प्यारा गाना है। ये जो लाल लाल सरफेस है यहाँ पे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। अगर मैं पहले वाले का पोटेंशियल लिखता हूं V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3, तुम बता सकते हो किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? तीनों इक्विपोटेंशियल में किसका सबसे ज्यादा है? कुछ बच्चे बोलते हैं सर V1 बराबर V2 बराबर V3। अरे नमूनो, एक सरफेस के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन ये तीनों तो अलग अलग सरफेसेस है ना, इनका तो अलग अलग हो सकता है। इनको जीने दोगे? नहीं जीने दोगे तुम। भाई यहां पे मैं अगर 2 पॉइंट लेता हूं, 3 पॉइंट लेता हूं, 4 पॉइंट लेता हूं, उनका पोटेंशियल सेम है भाई। किसने तुमको सिखा दिया कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है? ऐसा नहीं बोलते अपन, है ना। ये पाप है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नहीं 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 नहीं। अगर आपको बताना है किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो लॉजिक याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे आप देखेंगे V1 सबसे ज्यादा होगा, लिख देते हैं यहां पे, है ना। V1 जो है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर V2 का पोटेंशियल होगा, फिर V3 का पोटेंशियल होगा। हायर से लोअर की तरफ जाता है। दूसरा इक्विपोटेंशियल होता है बेटा स्फेरिकल। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल तब देखने को मिलता है जब आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो बीच में। तो पॉइंट चार्ज से आप कहीं पे भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालेंगे ना, r डिस्टेंस पे, तो kq/r आएगा। यहाँ पे भी r डिस्टेंस पे kq/r आएगा। समझ रहे हो? हर r डिस्टेंस पे kq/r तो एक स्फीयर बन जाएगा पूरा का पूरा, जहाँ पे सेम पोटेंशियल है, क्योंकि वो सेंटर से r डिस्टेंस पे हर पॉइंट है उसका स्फीयर का, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल बन गया। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल बनता है एक लाइन चार्ज के लिए, जब आपके पास एक लाइन चार्ज होता है। वेव में यही चीज वेव फ्रंट कहलाती है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेनर वेव फ्रंट। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ये भी हमने कवर कर लिया। तो एक एक टॉपिक बेटा हमने कवर कर लिया है, और यहाँ पे हमारे क्लास की समाप्ति होती। थोड़ा रेस्ट लो। सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके बताओ। 2 घंटे का सेशन हुआ है, लेकिन एक एक चीज खत्म कर दी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, चलिए बेटा। और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको पता है बेटा, नए